जब मनोज पांडे से अप्रैल में हम लोग मिलते हैं तो मनोज पांडे से दोस्ती वाला तो ऐसे ही शुरू हुआ। ही सेड लेट्स बी फ्रेंड, और हम लोग की फ्रेंड। मैं कहा यस। तो हम लोग हाथ मिलाया, वही शुरुआत हुई। मैं कहता पहले तुम्हें कह के जा, ना ना ना, कल अगर करेगा तो मैं इसको रोकूंगा। और उस दिन मनोज पांडे ने उसको जम के मारा। अच्छा। हाँ, जम के मारा उसको। बट उसका उसमें पता नहीं क्या पैशन आया, क्या चीज़ आई कि कहा कि यार मुझे तो जब 3 सक्सेस का ऑप्शन फिल करने को आया, he filled in all the 3 infantry only. एंड कुछ उस समय की कुछ बातें आप शेयर करें कि जब वो पोस्टिंग पे थे उसमें क्या सिचुएशन थी? कश्मीर में जब वो था ना, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त 97 ओनली, मैं यार मनोज ने कम से कम 10-11 बैटल्स, छोटी छोटी बैटल्स जीती हमारे लिए। 10-11, एक दो नहीं, ऐसे सोचिए 10-11 बैटल्स उसने जीती है। ये हम लोग को पता चलता है 4th ऑफ जुलाई संडे था। इतना बड़ा झटका कि आई शेव्ड माई हेड इन हिज ऑनर। बच गया होता, देश के लिए कितना काम आया होता। ये थॉट मेरे अंदर बहुत फील करता। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ये कहानी है एक जज्बे की, ये कहानी है वीरता की, ये कहानी एक जुनून की, और ये कहानी है देशभक्ति के रंग में सरोबोर होने की। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमवीर चक्र विनर कैप्टन मनोज पांडे सर के बारे में। कैप्टन मनोज पांडे सर जिन्होंने परमवीर चक्र जीता इन द कारगिल वॉर 1990 में। जानेंगे हम कैप्टन मनोज पांडे सर के बारे में, उन्हीं के बैचमेट रहे और बेस्ट फ्रेंड रहे पवन मिश्रा सर से, जो कि उनके बैचमेट और बेस्ट फ्रेंड थे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो स्वागत है पवन मिश्रा सर आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू संदीप फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। और एक्चुअली आई वाज प्लानिंग फॉर दिस इवेंट टू हैपन, और आपके थ्रू हो रहा है तो मुझे और अच्छा लग रहा है। रिगार्डिंग मी, आई एम करंटली टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE एंड नीट एट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। ये काम मैं 15-20 साल से कर रहा हूँ बच्चों के लिए, और इसमें बच्चे IIT के लिए, नीट के लिए जिनको जो भी गाइडेंस चाहिए होती है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। बियॉन्ड दैट मैंने कुछ समय टीचिंग सैनिक स्कूल लखनऊ में भी की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी की है। इवन वी क्वालिफाइड NDA टुगेदर विद मनोज पांडे, हमने भी NDA क्वालिफाई किया। मनोज पांडे हैड ए रैंक ऑफ ऑल इंडिया 50। ओके, मनोज पांडे सर का रैंक ऑल इंडिया रैंक 50 था इन 90th कोर्स ऑफ NDA। ओके। और मेरा मेरा भी रैंक रहा 161, but due to medical grounds I could not join him. This way, being together in सैनिक स्कूल और साथ में सारी ट्रेनिंग पढ़ाइयाँ अच्छी की हम लोगों ने, और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। He was like a good guide and mentor to me. And I think I improved a lot in his presence. मैंने कि वो हमारे लिए एक अच्छा मेंटर था। मेंटोर मैंने एक फ्रेंड कम कम मतलब लेस, मेंटर ज़्यादा। तो वाला एस्पेक्ट मेरे अंदर मैं फील करता हूँ फॉर हिम। ओके, तो एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा गाइड भी रहे मनोज पांडे सर। तो पवन सर आप बताएं कि कैसे मुलाकात हुई मनोज पांडे सर से आपकी, और कैसे आपकी और उनकी कामराडरी या फिर एक बॉन्डिंग की जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, उसकी जर्नी स्टार्ट होने में सबसे बड़ा फैक्टर तो सैनिक स्कूल लखनऊ है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की, वहाँ पे हम लोग साथ में एंट्री लेते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 1997। आई केम थ्रू द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल का अलग से होता था। एंड मनोज पांडे एट दैट टाइम ही ज्वाइन सैनिक स्कूल थ्रू ऑल इंडिया आवासीय एग्जामिनेशन एक होता था जो गवर्नमेंट कराती थी, और उसमें ऑल इंडिया लेवल पे यूपी गवर्नमेंट के बच्चे जाते थे डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ कंट्री। उसमें मनोज पांडे को 2-3 स्कूल चॉइस मिली थी, बट ही ऑप्टेड फॉर लखनऊ सैनिक स्कूल। और ये बात हो रही है 1987। तो दोनों का मोड ऑफ इंटरेस्ट अलग था, लेकिन हम लोग सैनिक स्कूल में आए। एंड कोइंसिडेंटली उस समय हम लोग का 1987 में पंथ हाउस बना था। पंथ हाउस जैसे हाउसेस हॉस्टल, पहले 5 हॉस्टल थे, अब 6 हॉस्टल हो गए। तो छठा हॉस्टल पंथ हाउस, वो भी 1987 में ही आया था। उसमें हम लोगों ने साथ में क्लासेस शुरू हुई। अब क्लासेस तो 7th में हम लोग 7th A, 7th B, 7th C 3 सेक्शन थे। और सेक्शन में भी मैं कहूँ कि मनोज पांडे वाज इन 7th A।
and I was in 7C. तो वहाँ भी ऐसा कुछ कॉमन तो नहीं था, कॉमन फैक्टर था हमारा हॉस्टल। हॉस्टल वी वर टुगेदर एंड वी वर टुगेदर बट नॉट इन द सेम रूम, हम लोग का रूम भी अलग था। तो पूरे 7th में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं था, हल्का फुल्का ही रहा। बट एट द एंड ऑफ 7th क्लास एकेडमिक सेशन जब कंप्लीट होता है आपका इन द मंथ ऑफ दिस अप्रैल 1988, उस समय क्या होता है कि स्कूल में हम लोग ना कि जब सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, कैडेट्स होते हैं, सैनिक स्कूल। तो अच्छा उनको पवन सर, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे कि सैनिक स्कूल के बारे में, कि सैनिक स्कूल में जो एंट्री है उसका पर्पस क्या है एंड व्हाई इट इज नोन फॉर अक्रॉस द नेशन। सैनिक स्कूल की एंट्री के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरह से आप समझें कि आज की डेट में ना सैनिक स्कूल के 2 लेवल के एग्जाम होते हैं। राइट। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। राइट। इन एडिशन टू दैट हमारा जो यूपी गवर्नमेंट का सैनिक स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जो कि आज की डेट में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल हो चुका है, इसका एग्जामिनेशन अलग होता है बियॉन्ड दैट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। राइट। इसके लिए बच्चे अलग से अप्लाई करते हैं और ये वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो यूपी गवर्नमेंट के डोमिसाइल के साथ होते हैं। तो मैंने तो इसी का फॉर्म भरा था और सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए आने के लिए। इसमें भी पूरे यूपी से जो भी यहाँ के डोमिसाइल है, जो यहाँ के नागरिक बच्चे होते हैं वो अपीयर होते हैं। वो करेंटली 6th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, 7th क्लास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्लोज टू 5 से 6 हजार बच्चे अपीयर होते हैं इन द टेस्ट। उसमें से आप समझे कि 60-70 बच्चों का सिलेक्शन है। और प्राइमरी पर्पस ऑफ यूपी साइंस लखनऊ इज कि सारे स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को प्रिपेयर करना है फॉर डिफेंस फोर्सेस। यस ऑफ कोर्स, उनका बेसिक काम ये होता है कि सारे बच्चे हमारे जो है वो एनडीए की तरफ जाए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कड़कवासला पुणे में जाए। उसी की ट्रेनिंग है आपकी 7 to 12 में आपकी फिजिकल ट्रेनिंग या क्लासेस, करिकुलम तो वहाँ पे सीबीएसई का चलाया जाता है। इन एडिशन टू दैट जो भी अदर एक्टिविटीज हैं, अदर एक्टिविटीज इन द स्कूल दे आर क्वाइट सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन एनडीए। एनडीए जैसा ही पैटर्न एक फॉलो कराया जाता है कि बच्चा अगर एनडीए जाता है तो उसको ऐसी कोई परेशानी ना हो या बहुत ज्यादा चेंजेस ना फील हो, और उस तरह से ट्यून्ड है तो सिलेक्शन ऑफ चांसेस भी उसके बढ़ जाते हैं। फर्दर उसमें ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि क्लासेस जो वहाँ पे 7th 8th 9th 10th 11th 6 साल के लिए बच्चा आता है स्कूल में। ओके, सो फर्दर मनोज पांडे सर के साथ आपका जो बॉन्ड, मनोज पांडे के साथ फर्दर जो इंटरेक्शन में होता हूँ कि हाँ, हम अप्रैल 1987 में मिले और मनोज पांडे खुद ही मेरे पास आया। केम टू मी। ये बात है 87 की हाँ, और क्लास 7 की। हाँ, क्लास 7 की जब हम लोग का एकेडमिक सेशन कंप्लीट होता है, ही केम टू मी एंड सेड यार मुझे लगता है कि तुम थोड़ा अकेले से रहते हो और अच्छे स्टूडेंट भी लगते हो, हार्ड वर्किंग लगते हो, कि तुम्हारा कुछ कोई फ्रेंड नहीं है क्या? तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा यार ऐसे ही, क्या तुम्हारा आप ऐसे रहते थे, आपका एक नेचर था एकदम थोड़ा हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने में ही कन्फाइंड रह के, क्योंकि मैं जब सैनिक स्कूल आया तो फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड आई केम टू लखनऊ, तो लगा कि यार यहाँ तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, तो आई हैव टू परफॉर्म वेल। तो आप विलेज से किस प्लेस से थे यूपी के? आई बिलोंग टू गोरखपुर। अच्छा, यू बिलोंग टू गोरखपुर में एक तहसील है निचलौल, तो निचलौल तहसील को मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं जब यहाँ आया तो सही में इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म सैनिक स्कूल लखनऊ। या पूरे लखनऊ में स्कूल है और पूरे यूपी से बच्चे आते हैं, टैलेंटेड बच्चे थे। इंग्लिश मीडियम का माहौल था, मैं थॉरो प्रॉपर हिंदी मीडियम से आया था। उसकी रिकवरी कैसे की जाए, हाउ टू एडजस्ट इनटू द इंग्लिश मीडियम स्कूल और अच्छा सा परफॉर्म करें, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि भाई आप रूरल एरिया से आए हो और फिर एक नए एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम है। प्रेशर मैं इस हद तक फील करता था कि मैं 7th में आते ही जोड़ लिया था कि अरे यार मेरे क्लास में तो टोटल एंट्री लगभग 80 बच्चे की है। मैं मान चुका था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में मान चुका था मेरी तो 80वीं रैंक आएगी। बाद में 2 बच्चे और आए, मुझे लगा अरे मेरी रैंक तो 82 हो जाएगी। घर वाले कितने दुखी होंगे कि मेरा बच्चा फर्स्ट आता था, अब 82 रैंक पे आएगा। तो वो प्रेशर आई फेल्ट और उसको दूर करने के लिए मैं थोड़ा अच्छी पढ़ाई करता था कि थोड़ा अच्छा हो जाऊं। इसलिए दैट फीलिंग वाज देयर विद मी इन 7th क्लास। बट ये भी मैं कहूँगा कि 2-3 महीने बाद हम लोग का जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में जो 3 मंथली टेस्ट होते हैं, देयर आई परफॉर्म वेल, तो आई वाज एट ईज कि चलो ठीक है। क्लास में 3rd 4th रैंक आ रही थी तो अच्छा लगा कि अच्छा कर रहा हूँ।
तो जब मनोज पांडे से अप्रैल में हम लोग मिलते हैं तो मनोज पांडे से दोस्ती वाला तो ऐसे ही शुरू हुआ। ही सेड लेट्स बी फ्रेंड, ओके और हम लोग की फ्रेंड में कहा यस, तो हम लोग हाथ मिलाया, वही शुरुआत हुई। तो फ्रेंडशिप भी कहिए और तो तब तक लगभग 1 साल बीत चुका था सैनिक स्कूल में। हाँ, एक मिनट। फिर ये कहानी हुई, उसने मुझसे एक चीज कही कि जब, क्योंकि 7th का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, अब हम लोग 8th में आएंगे, अप्रैल मंथ है, अप्रैल का लास्ट है, उसके बाद मई जून जुलाई फर्स्ट वीक से सेशन शुरू होगा। तो उसने मुझसे कहा कि यार अब अगले साल ना हम दोनों लोग एक ही कमरे में रहेंगे, इफ वी आर गुड फ्रेंड्स, तो हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, और तुम गोरखपुर से पीछे से आते हो, थोड़ा लेट भी आते हो, मैंने देखा है तुमको अच्छा कि तुम दिवाली में चाहे दशहरा में छुट्टी में गए तो छुट्टी से 2-3 बार लेट आते हो। अगर लेट आओगे तो क्या होगा कि तुमको अच्छा रूम, अच्छा बेड, अच्छा अलमीरा नहीं मिलेगा। मैं लखनऊ का ही हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा, ओके तो तुम्हारे लिए भी वो अलमीरा, कॉट एंड ऑल दैट रिजर्व करके अच्छा रखूंगा। मनोज पांडे सर का जो रेजिडेंस है या फिर नेटिव प्लेस हाँ है वो लखनऊ ही था। हाँ, दे वर इन लखनऊ में विच प्लेस इन लखनऊ। लखनऊ? वो लखनऊ में ही थे, डालीगंज एरिया में डालीगंज। उनका घर था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी बेड कमरा रखूंगा, हम लोग साथ में रहेंगे। एंड द सेम थिंग हैपेंड। मैं थोड़ा लेट ही आया 1-2 दिन, लेकिन कमरा मैंने डिसाइडेड था। तो एक्चुअल जर्नी जुलाई 1988 से हम लोगों ने टुगेदर रहना साथ में रहने सीख से। लिया। एंड वन थिंग दैट हैपेंड दैट ईयर वाज कि कैप्टन मनोज पांडे 7th क्लास में ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ओके यस, मतलब 7th में उनकी रैंक फर्स्ट थी। हाँ, तो स्टार्टिंग से ही वो ही वाज हाँ ब्रिलियंट हाँ, he stood first in As the a class, student, and I was fifth. अरे फिर I was fifth. और अब थोड़ा आप देखिए कि मेरा माइंडसेट, मैं सोच रहा था बहुत ही फेल करूंगा, खराब होगा, लेकिन था कुछ कुछ मेहनत करके आई डिड वेल। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट किए, एंड आफ्टर दैट 8th क्लास में भी अच्छा रहा। अब हमारी एक्टिविटी साथ होना शुरू हो गई, साथ में खाने खाने जाना, साथ में खेलना, साथ में पढ़ाई करना, ऑल दैट कौन स्टार्ट। सर जब आपकी उसमें बॉन्डिंग स्टार्ट हुई मतलब आपने बताया कि जुलाई 1988 वहां से आपकी जो एक्चुअली बॉन्डिंग आपके और मनोज पांडे सर की स्टार्ट हुई एंड यू पीपल स्टार्टेड लिविंग टुगेदर आप और मनोज सर। यस, तो किस किस तरह के मोमेंट्स आप लोग साथ में रहते थे और कुछ अच्छे मोमेंट्स एज अ फ्रेंड क्या क्या उसमें तो अब ऐसा हो गया कि जुलाई ऑनवर्ड्स 1988 समझो कि आप 24 घंटे ही साथ रहे हो। 24 घंटे क्या मतलब, एटलीस्ट 5 o'clock यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, साथ में पीटी करने जा रहे हो, फिजिकल ट्रेनिंग जो आपका होता है, तो वहाँ पे साथ रनिंग हो में रही है मॉर्निंग exercise टी हो जो हो रहा है वो साथ में हो रहा है, फिर फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, ऑल दैट हैपेंड, आ रहे हैं, फिर ड्रेस चेंज करके वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट टुगेदर। और स्टिल क्या था, हमारा सेक्शन अलग अलग था। ही वाज इन 7th A, आई वाज 7th C, तो 2 सेक्शन में थे हम लोग। तो क्लास की पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज थी, हमारे खेलने में भी हम दोनों लोग एक ही चीज ऑप्ट करते थे मैक्सिमम ऑफ द टाइम, कि एक ही चीज खेल रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, और मतलब कि मेस में भी अपना जगह अगल बगल कर लिए। 7th में तो लगता है अगल बगल भी खाना खा रहे हैं। मान लो मैं थोड़ा लेट पहुंचा कभी, तो उसने मेरे लिए प्लेट टेबल रख ली, मतलब वो लेट आया एक अच्छे फ्रेंड की हाँ, वो सारी बॉन्डिंग आप लोग चीजें, शेयर करते थे, स्टार्टेड। सेंस ऑफ केयर होता था। हाँ, वो सेंस ऑफ केयर बहुत आया। और उसका एक बड़ा गजब फायदा मुझे क्या मिला जी कि जैसे मैं कहा था मेरी रैंक 5th थी, तो फिर अब मेरी क्लास में अपनी रैंक जो थी वो भी 2nd 3rd ही थी, सेक्शन वाइज। सेक्शन में ही वाज ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास, लेकिन मेरी रैंक फर्स्ट नहीं थी। लेकिन जब वो जुलाई में हम लोग साथ में आए, सितंबर में हमारा वो एग्जाम होता था, 3 मंथ्स के बाद तिमाही जैसा कोई एग्जाम हो जाता था, तो he stood first in section A, I stood first in section C. ओके तो वहां से मुझे भी एक आइडिया लगा कि हाँ यार मैं भी फर्स्ट आ सकता हूँ। तो उसकी गाइडेंस, गाइड कैसे पढ़ें, क्या करें, थोड़ा थोड़ा मुझे मैथ में इशू रहते थे, तो उससे पढ़ के, उससे हेल्प लेके अच्छा फायदा किया। और उस रूम में हम लोग 6 लोग थे, मुझे याद है, वी ऑल 6 परफॉर्म वेरी वेल, और इसका गाइडेंस का बड़ा अच्छा रोल था। तो मनोज पांडे सर एज अ फ्रेंड आपके बहुत अच्छे गाइड या कहें अच्छे एक मेंटोर भी रहे। हाँ बिल्कुल। अच्छा पवन सर, मनोज सर का स्पोर्ट्स में क्या इंटरेस्ट होता था, स्पोर्ट्स में कैसे उनका इंक्लिनेशन? स्पोर्ट्स मैं कह दूं कि ही वाज इक्वली वेरी गुड। ओके जितना स्टडीज में थे, हाँ, उतना आप देखिए कि इज कमिंग फर्स्ट इन द क्लास 7th है, वैसे भी तो वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था। आइदर इट इज फुटबॉल, मतलब 7th 8th 9th में तो हम लोग फुटबॉल ज्यादा खेलते थे। ओके फुटबॉल या बास्केटबॉल, क्रिकेट कम खेलते थे, और दौड़ भाग वाला होता था। फुटबॉल में भी वो फॉरवर्ड मोड में ज्यादा खेलता था, मैं तो पीछे वाले में खेलता था, बैक
बैक जो होते हैं उसमें मैं रहता था और he thoroughly enjoyed the sports activities and he was very good. अच्छा, स्पोर्ट्स में भी काफी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। कोई ऐसा इंसिडेंट कौन सा जो स्पोर्ट्स में आपको लग रहा हो बड़ा रोमांच कर देता हो और मनोज पांडे सर के साइड से कुछ ऐसा इस फुटबॉल में रहा हो या क्रिकेट में रहा हो या स्पोर्ट्स के किसी भी ऐसे एक्टिविटीज में रहा हो जो आपको लगा हो कि यस ही डिड दैट? यस, वो चीज था उसके अंदर। फुटबॉल में मैं कहूँ कि हमारे इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन हुआ करते थे। इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन जो हम अच्छा, लोग हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा, तो हाउसेस मतलब पर्टिकुलर हाउस आपको दिया जाता था जब आप यस वहाँ पे एंट्री करते थे। वो कौन actually- सा हाउस था मनोज पांडे सर का? इसमें आप ये देखिए कि जो वहाँ पे 6 हाउसेस थे, हॉस्टल थे, आप कह कौन कौन सकते से? हैं। यस, तो 3 हॉस्टल उसके सीनियर लेवल पे थे और 3 हॉस्टल जूनियर लेवल पे थे। हम कहते हैं 3 सीनियर हाउसेस एंड 3 जूनियर हाउसेस। टोटल मान लीजिए आप कि ये 300 बच्चे होते हैं और 6 हॉस्टल है, तो हर एक की कैपेसिटी 50 की होती है। तो 3 जूनियर हॉस्टल जो होते हैं तो उनका अपना इंटर हाउस कंपटीशन होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है लग जाए। तो हम लोग जब 7th क्लास में थे तो हमारे जो सीनियर्स थे देवर इन 8th क्लास, हम 2 ही क्लासेस का वहाँ पे अभी था कि हमारा जो कंपटीशन हुआ करते थे। उस साल जो था 7th क्लास में और हमारे सीनियर्स का जो परफॉर्मेंस है या सीनियर्स की जो क्वालिटी थी उतनी अच्छी नहीं थी, तो शायद हम लोग हमेशा अक्सर सेकंड थर्ड ही आए थे, फर्स्ट नहीं आ पाते थे। ओके, बट इन द 8th क्लास 8th क्लास हम लोग का जो ग्रुप था, जो क्लास 7th में हम लोग गए थे, वी वर गुड एनफ। तो जब हम लोग आए 8th क्लास में तो वी टुक द चार्ज। तो अब कंटेम्पररी आप नेहरू हाउस, शास्त्री हाउस जो था और हम लोग थे, ये सब हाउस के नाम है, शास्त्री हाउस हाउस, हाँ, नेहरू हाँ, हाउस, किदवई हाउस। ये 3 हाउस थे जो जूनियर में थे, नेहरू शास्त्री पर। तो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया, हम लोगों ने फुटबॉल भी अच्छा खेला। तो मुझे याद आता है फुटबॉल में हमारी जो टीम होती थी कि वी प्लेड अगेंस्ट नेहरू एंड शास्त्री। एक कोई मैच है मुझे याद आता है कि एक फ्री किक मिली थी। फ्री किक, हाँ, फ्री किक ये होती है कि उसमें कोई हिट करेगा, बॉल किक करेगा और आपको गोल पोस्ट के आसपास खड़े होकर प्लेयर जो उसको बस रोक सकते हैं, ओके, लेकिन जो किक मार है उसको नहीं रोक सकते। तो बॉल आएगी, इट विल लूप इनटू द गोल पोस्ट, उस समय आप बचा पाए। तो वो सामने अब मुझे याद आ रहा, वो नेहरू हाउस से था, हमारा चड्डा था, कैडेट दीपक चड्डा। अच्छा, वो फ्री किक का एक्सपर्ट था। ये कौन थे? ये दूसरी टीम का, अपोनेंट टीम का, नेहरू हाउस से फ्री किक एक्सपर्ट था। अच्छा, आप किस हाउस से थे? हम लोग पंथ हाउस के थे। पंथ हाउस से, मनोज पांडे सर ही पंथ हाउस से। उस फ्री किक का जो आया, उसने इतनी अच्छी शॉट मारी थी, हम सब लोग खड़े थे। 8th का बच्चा कितना होगा, इतना बड़ा तो होता नहीं। तब क्लास 8th में थे आप लोग। तो वो आया और वो गोल पोस्ट में गया, चला ही गया था। हम सब लोग अरे यार इतना अच्छा प्लेयर वो मार रहा है तो वो तो गोल होना ही होना है। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द होप। अचानक होता है कड़क, वो बॉल बाहर आ गई। वो पीछे देख रहे अरे क्या हुआ, तो मनोज पांडे ने अपने सर से हेड से उसको बाहर फेंक दिया। वाओ, ग्रेट। तो लोग अभी जान में जान आ गई, अरे ये कैसे हो गया। तो अब ये देखिए उसका एक इंस्टिंक्ट था, वो ऐसी जगह ही खड़ा था कि बॉल वहीं आएगी, जबकि वो सबसे छोटा था उस ग्रुप में, मतलब हमारी हाइट एवरेज से भी थोड़ी कमी थी। But he was at the right place for the ball to hit it back beyond the goalpost. So we were narrowly escaped from losing the game और we were into the battle. एक मुझे अच्छा लगता है कि एक चमत्कारिक चीज थी कि उसने ऐसा किया। ओके, तो फाइनली आप लोग मैच जीते, फुटबॉल मैच जीते। वो मैच जीते। तो लग रहा था कि हार जाएंगे। वो मैच हार जाएंगे। उस साल एक और चीज अच्छी हुई थी, बताऊं कि we used to run cross country दौड़ते थे। क्रॉस कंट्री हमारे टाइम में जो जूनियर विंग की होती थी। क्रॉस कंट्री एक्चुअली क्या होती है, थोड़ा सा बताएं। क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है, लंबे डिस्टेंस की होती है। मतलब हमारे जूनियर लेवल पे 3.5 से 4 किलोमीटर की थी। उसको बच्चों को मतलब कि कैडेट्स को पुश किया जाता है कि आप उसको करो। सब लोग विलेंगली करना तो नहीं चाहते, लेकिन ट्रेनिंग होती है कि 3.5 किलोमीटर की रन है जो आपको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और कितनी देर में कर लेना। तो मुझे याद है कि मनोज पांडे को लास्ट ईयर जब था वो ना, तो उसको कोई रैंक नहीं मिली। 7th क्लास में कोई रैंक नहीं मिली थी। कोई रैंक नहीं, क्रॉस कंट्री में कोई रैंक नहीं मिली। और मुझे 7th क्लास में 21st रैंक मिली थी। I was good enough like that. Out of I can say 150 students. 150 students. नेक्स्ट ईयर जो 8th क्लास की क्रॉस कंट्री होती है,
8th क्लास की क्रॉस कंट्री में जब हो रहा है ये चीज, तो मनोज पांडे ही गॉट फर्स्ट रैंक। ओके, तो उसको कोई नहीं मिला था, बाद में वो फर्स्ट रैंक आ जाता है। ये एक था कि हाँ ये तो इसके मतलब अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट भी बहुत ही स्ट्रांग थी। हाँ। एंड एट द टाइम ऑफ डिमांड जो इम्प्रूव किया, जैसे मुझे याद है कि मेरी रैंक 21 थी, तो 21 से मैं 8वीं रैंक पे आया था, वो कहीं नहीं से फर्स्ट रैंक आ गया। तो ये जो चेंज ओवर था उसका एक अच्छा था। मतलब स्टडीज में भी वो परफॉर्मिंग वेल, और साथ में स्पोर्ट्स में भी उन्होंने अपने आप को अच्छा परफॉर्म किया। Yeah. ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट भी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, नाइस। और सर स्पोर्ट्स में आपने बताया 7th 8th की बात हो गई, आगे 9th 10th 11th 12th फर्दर 4 इयर्स आप लोगों ने साथ में गुजारे। तो उस दौरान आपको मनोज पांडे सर की कौन सी ऐसी क्वालिटी लगती थी जो लगता था कि सबसे यूनिक है, बैट्समैन में जितने भी लोग हैं सबसे अलग है या कुछ डिफरेंट है, जो आपको मोटिवेट करती थी और यू यूज्ड टू फील प्राउड कि मनोज पांडे सर इज योर फ्रेंड? कौन सी चीज? देखिए उसमें 7th 8th 9th में जब हुआ, तो मैं कहता हूँ उसका रियल टैलेंट सैनिक स्कूल में भी दिखता है व्हेन ही वाज इन 9th क्लास। 9th क्लास, ओके। 9th क्लास में फिर से क्या होता है कि हम सब लोग फिर से वी आर रिटेन्ड इन द 9th क्लास इन जूनियर हाउसेस ओनली। तब हम लोग 8th में भी सीनियर थे और 9th में भी सीनियर हो गए, ओके, तो 2 साल हमने रिटेन किया अच्छा। जूनियर हाउस। अब क्या हो कि 9th क्लास में ही स्टूड फर्स्ट इन द क्रॉस कंट्री। मनोज पांडे सर, यस, ग्रेट। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्रॉस कंट्री। और उसके बाद उसका बॉक्सिंग होता है हमारे वहाँ, बॉक्सिंग का ना बॉक्सिंग इवेंट होता था। बॉक्सिंग में भी क्या हुआ कि ही वाज द विनर ऑफ हिज वेट, और मुझे बॉक्सिंग से बड़ा डर लगता था, मैं 7th 8th में बॉक्सिंग में गया ही नहीं। तो मनोज पांडे पुश्ड भी, अरे यार तुम भी लड़ो करो, अच्छा होता है, ठीक होता है। तो मनोज पांडे की पुश करने की वजह से मैं भी बॉक्सिंग में गया, ओके, और आई स्टूड आल्सो द विनर ऑफ माय वेट। मैं अपने वेट का विनर था, जबकि मुझे डर लगता था बहुत उससे, तो लेकिन उसका एक पुश था, ट्रेनिंग थी, साथ में किया तो कर गया। एंड दैट टाइम आई टेल यू कि गॉड ग्रेस था उसके ऊपर। क्या था, ही वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट बॉक्सर इन स्कूल। ग्रेट। 9th क्लास में आकर के बच्चा जो है वो मनोज पांडे 9th 10th 11th 12th सब पूरे सेशन में सब में, तो एक होता है ना कि डार्क हॉर्स बाहर आया कि अरे ये भी है, ये भी कर गया, तो पूरा वो स्कूल लेवल पे ही गॉट दैट नेम एंड फेम कि अरे अच्छा, कौन से मनोज पांडे सर क्रॉस कंट्री रनिंग में भी अच्छा परफॉर्म फर्स्ट करते आए, हैं, फुटबॉल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बॉक्सिंग में भी अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है उनकी हर जितने तरह के स्पोर्ट्स स्कूल्स में होते थे, स्कूल में होते थे, उनमें उनका काफी इंटरेस्ट था। हाँ, स्पोर्ट्स स्पिरिट में बताऊं, ये तो 3 गेम में बताया, अगर आप उसे टीटी खेलते हैं, टीटी टेबल टेनिस, ही वाज वेरी गुड। हम लोग कई बार क्या होता था कि वो जितना अच्छा राइट हैंड से खेलता था उतना ही अच्छा लगभग लेफ्ट हैंड से भी खेलता था। उसके आगे कोई कमजोर प्लेयर आ जाता था तो उनसे लेफ्ट हैंड ही खेलता था। ही वाज इक्वली गुड। कैरम में हमको याद है 7th 8th 9th क्लास, उससे हम लोग कैरम में कभी जीत ही नहीं पाते थे। वो सो स्मार्ट। कैरम खेल लो, ताश के पत्ते खेल लो, टेबल टेनिस खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, क्रॉस कंट्री खेल लो, जो खेलना है खेल लो, सब में ही well ahead of anybody else. नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, इस तरह की चीजें जानकर मनोज पांडे सर के बारे में। सो सैनिक स्कूल में आप लोग ऑलमोस्ट 6 इयर्स साथ में रहे, स्पोर्ट्स स्टडीज की बातें, और इसके अलावा आगे कुछ स्कूल में कुछ और एक ऐसा मोमेंट जो उनके साथ आपने बिताए हो? वैसे बहुत सारे मोमेंट्स आपने बिताए बिकॉज 6 इयर्स साथ में आपने गुजारे हैं, सो उसमें से कुछ सम मोमेंट्स जो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग भी हो, और कुछ अलग से यूनिक कुछ मोमेंट्स हो और जो आप शेयर करना चाहें। कुछ मोमेंट्स मुझे ऐसे याद आते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जब 10th क्लास में आए, तो 10th क्लास में होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन का एक हल्का सा प्रेशर होता है कि यस यू हैव टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आप अपने सीनियर्स को देखते हो कि वो भी अच्छा किए थे, तो आपके ऊपर आता है कि एकेडमिक ओरिएंटेशन होना चाहिए, और एनडीए आप तभी क्वालिफाई करोगे जब आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा क्लियर। उसमें कहा कि बोर्ड में अच्छा करना, तो बोर्ड में उसमें अच्छा करने के लिए ये तरीका होता था कि भाई डॉर्मेट्री में आप रहते हो, सब लाइट्स ऑन होती है, तो कुछ बच्चे सो रहे होते, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते, एक ट्रेडिशन था वहाँ पे कि टेबल लैंप लेने का। टेबल लैंप लेके हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो रहा डॉर्मेट्री में। तो वी आल्सो हैड ए प्लान कि हम लोग टेबल लैंप लेंगे, उसमें पढ़ेंगे लाइक दैट।
अब टेबल लैंप पे हम लोग लैंप तो ले आए, टेबल लैंप ले आए। अब उसमें बल्ब वाली बात थी। हमने कहा यार अब क्या बल्ब खरीदे, 2 रुपए बचाने के चक्कर में हमने प्लान किया कि हम चलते हैं और स्कूल का असेंबली हॉल है, उसके ऊपर एक बल्ब लगा रहता है। एक बल्ब मैं निकाल लाऊंगा, एक तुमने ले आके लगा लिया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों खरीदे। तो हमने प्लान किया, 10th की बात है, तो हमने प्लान किया कि चलते हैं असेंबली हॉल का, उसमें कोई अगर गार्ड वगैरह ले तो उनका खिलाएंगे। आई कन्विंस्ड बोथ टू द मनोज पांडे, लेट्स गो। कहा चलो ठीक है चलते हैं। गए हम लोग, मैं गया वहां से वो बल्ब जो है निकाला और ले आया नीचे, यानी आओ चढ़ के खिड़की चढ़ के ले आया। एक बल्ब और था, मैं कहा तुम ही चढ़ो, मैं देखता हूँ कोई गार्ड वोर्ड नहीं आएगा बता दूंगा, तुम भी चढ़ के निकाल लाओ। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं चढ़ूंगा। अच्छा क्यों? कह रहे यार नहीं सही लग रहा है, तो चढ़ना नहीं ठीक है। मैं कहा अभी तो तुम प्लान करके आए थे, अभी कर, मैं कहा तुम जाओ कोई बात नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि ये बंदा अभी तक तो सही था, और जब सही में चुराने वाली बात आई, मैं तो कर गया, ये नहीं कर रहा है। मुझे थोड़ा वो भी लगा कि ये क्या, व्हाट इज दिस, यानी तो लेकिन मुझे वो थॉट आया कि ये बंदा जो है नहीं कर रहा है, मैं तो कर गया। तो एक चीज मुझे लगी कि इसके अंदर शायद वो ना चोरी करने वाला इंस्टिंक्ट जो था ज्यादा डोमिनेट कर गया राइट, और मैं तो कर गया। तो ये चीज हुई थी जो मुझे लगा। एक और इवेंट आती है कि जब हम लोग 8th में थी, 9th में थी, जो आप करें कि समथिंग डिफरेंट अप्रोच, कि देयर वाज वन स्टूडेंट, हम लोग का बैचमेट ही था, वो कैडेट गौतम, थोड़ा कमजोर सा ही था, तो उसको एक सीनियर बच्चा बहुत परेशान करता था, बार बार मार देना, मेरे बात के मार देना, ऐसे कर देना। मुझसे मनोज रोज बोलता था कि यार देखो इसको रोज परेशान करता है, क्यों करता है? करता है तुम्हें कह के जाती है, ना ना ना, कल अगर करेगा तो मैं इसको रोकूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे हुआ, हम लोग लंच से आ रहे थे, उस बंदे ने फिर गौतम को परेशान किया। उसने कहा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, मनोज पांडे ने उसको रोका। थर्ड फेलो को, संजीव उसका नाम था, उसको रोका कि क्यों तुम मार रहे हो, कमजोर जिससे मारोगे, नहीं मारना, मैं हूँ। तो अब संजीव को लगा कि यार इसको क्या पड़ी है, तो ये दोनों आपस में भिड़ गए, लड़ाई उधर से इधर शिफ्ट हो गई। और उस दिन मनोज पांडे ने उसको जम के मारा। अच्छा, हाँ जम के मारा उसको, अभी थोड़ा तगड़ा था, फिर भी पता नहीं कहाँ से उसके अंदर ताकत आई, उसके लिए फाइट किया, जम के मारा। फिर उसका एहसास क्या होता है, मैं कहा यार तुम लोग तो यार जब लड़ाई हो गई तो आया मनोज पांडे, मैं कहा यार क्या बेकार तो लड़ाई लिए, मार तो दिया इसने। एक अच्छी इवेंट हुई कि जब ये लड़ाई उड़ाई हो गई, शाम में मनोज पांडे मुझे कहता है यार जानते हो वो जो संजीव था जिसको मैं मारा था, उसने मुझे पार्टी दी, मुझे मिठाई खिलाया कि भाई अपने हार के या जो भी, तो अच्छा लगा। तो वो इसका एक तरीका। हाँ, तो मतलब मनोज पांडे सर के अंदर ये था कि गलत के लिए स्टैंड है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलना, यूज्ड टू स्पीक अप अगेंस्ट सच थिंग्स। बहुत ही अच्छी चीज थी। तो आपसे बात करते थे, जैसे कि मुझे वो सारी चीजें लाइवली दिख रही हैं, आपने वो फील किया है एज अ फ्रेंड, एज अ कैडेट इन द स्कूल, बट जब आप बता रहे हैं तो आई एम फीलिंग दोस थिंग्स एज वेल। सो पवन सर, कभी ऐसा मोमेंट आया जब ऐसा लगा हो कि आप बहुत डिप्रेस्ड है या फिर बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत है, तो अनडाउटेडली उस समय जब आप घर से दूर हैं, पेरेंट्स भी नहीं है साथ में, तो आपका एक अच्छा दोस्त तो जो मनोज पांडे सर थे, तो किस तरह से आपको हेल्प मिली वहां पर कि हाँ यार यू केम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन और यू केम आउट ऑफ दैट फेलियर काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड? यस, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। मैं से आपको बता रहा क्रॉस कंट्री वाली बात। 7th में 21st था, 8th में मैं 8वीं रैंक आई, ऐसे ही कोई 4थी रैंक आई। मैं क्रॉस कंट्री का मेडल हमेशा मिस करता था। एक बार शायद 3rd भी आया, लेकिन उस साल भी 9th में मेडल मिस किया, क्योंकि 1st और 2nd को मेडल मिलता था, 3rd को नहीं मिलता था। तो मनोज पांडे वाज वेरी कंसिडरेट टू मी, ही सेड कि यार तुम ना इस बार ऐसा करना, तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है दौड़ने वाली वो गड़बड़ है, तुम मेरे साथ दौड़ो और हम लोग क्या करेंगे। कि वो क्या करता था, मैं कहा तुम्हारी सफलता का राज क्या है? कहा कि मैं ना दौड़ने से पहले कच्चा अंडा खाता हूँ। मनोज पांडे सर? हाँ। अच्छा। और तुम भी खाना। और तो हम लोगों ने फिर ऐसा प्लान किया। तो उसने भी अपने एक सीनियर से पूछा था, एक सत्यजीत सिंह थे सीनियर हमसे 1 साल, तो वो ऐसी लॉन्ग रेसेस में अच्छा परफॉर्म करते, तो शायद उससे ट्रिक बॉलो किया था। उस साल अब मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी, भाई ये जो कह रहा है यही कर लूं, क्योंकि ये 2 बार से फर्स्ट आ रहा है। हमने फिर 9th में जो था साथ में वो किया, कच्चा अंडा वो भी खाया, मैं भी खाया।
और कच्चा अंडा खा के हम लोग दौड़े, ओके और कच्चा अंडा खा के जब हम लोग दौड़े तो गजब हुआ, वो फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया। तो वहां पे मुझे जो 2 साल का 8th या 9th का जो ग्रज था मेरे अंदर, एक की हारने वाली जो फीलिंग थी, उससे वाह मुझे बाहर निकाला। आई ग्रेट फेल्ट लाइक विनर कि हाँ यार ये बंदा जो है ना मुझे अच्छा किया, तो वो चीज थी तो उसके ऐसी अंदर। आपकी दोस्ती थी हाँ, जिसने ये दोस्ती है। हमेशा आपको हाँ, मोटिवेट किया, आपका साथ दिया, या किस दूसरा, सिचुएशन में हमेशा यस आपके साथ रहा। यस, और मैथ मेरा थोड़ा वीक लगता था 7th 8th 9th में, हम्म, इसके साथ आने पे थोड़ा वो भी मेरा बड़ा सही हो गया। तो ओके आई फेल्ट लाइक कि आई एम कंप्लीट विद हिम। एक एस्पेक्ट आया, अच्छा आया कि इम्प्रूव किए। तो कौन सा बॉक्सिंग में उसने मुझे पुश किया तो वो भी चीज इम्प्रूव किया, लाइक दैट। ओके ग्रेट ग्रेट। तो आप सो कौन सर, काफी कुछ जानने को मिला कि किस तरह से आपकी बॉन्डिंग थी मनोज पांडे सर के साथ में। एक अच्छे दोस्त तो थे ही, साथ में एक अच्छे मेंटोर भी थे, और he was good in sports, he was good at sports, he was good at his studies and everything, और साथ में एक अच्छे दोस्त और मेंटोर तो थे। और सर एज अ सन अगर हम बात करें तो कि आप हॉस्टल में रहते थे तो पेरेंट्स से दूर रहते थे, तो डेफिनेटली आप घर से दूर रहते तो घर की याद आती है, पेरेंट्स की याद आती है, तो किस तरह का उनका रिएक्शन होता था टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स और टुवर्ड्स हिज होम, और एज अ सन किस तरह देखते हैं आप? हाँ देखो, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जो सैनिक स्कूल जाते हैं, तो अगर मैं सबके बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ द कैडेट्स दोस्त हु आर कमिंग देयर, आई कैन से रूरल बैकग्राउंड्स होते हैं, तो लोअर मिडिल क्लास ही मैं कहूँगा प्राइमरली लोग होते हैं, जी जिनको अपनी अच्छी शिक्षा उस शहर में नहीं ले दे पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं। तो मेरा कंसर्न या मनोज पांडे किसी का कंसर्न होता था कि यार हम बहुत जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब कैरियर को ले पाए, और उस अच्छी जॉब करने के लिए थैंकफुली वी वर इन सैनिक स्कूल। तो हमारा एक अल्टीमेट एम क्या था कि एनडीए क्वालिफाई करना, बिल्कुल और एनडीए अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स को 12th के बाद ही कोई लोड ऐसा नहीं होगा। नहीं मिलेगा। दो इवन दो मनोज पांडे के साथ एक और अच्छी चीज थी कि ही वाज ऑन द गवर्नमेंट मेरिट स्कॉलरशिप। ओके हमारे टाइम में जो फीस जाती थी यूपी सैनिक स्कूल में भी 3000 पर साल की, अच्छा उस समय 3000 पर ईयर थी। Fees. इवन दैट वाज नॉट फॉर हिम, ही वाज ऑलमोस्ट फ्री, ओके कि वो 3000 गवर्नमेंट उसको देती थी। इन एडिशन टू दैट 500 रुपए पॉकेट मनी भी देती थी, ओके पॉकेट मनी, उसके बाद पॉकेट मनी भी आते थे। ये जो भी था, लेकिन उसको ये था कि ये 12th के बाद तो ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी, अगर मैं एनडीए नहीं गया तो ये बर्डन मेरे पेरेंट्स के ऊपर आएगा, ये थॉट फाइनेंशियल। ही वाज वेरी क्लियर कि जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे एनडीए जाना है एट एनी कॉस्ट, और थोड़ा सा ये भी था कि इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, आईएएस करें, तो वो सब उसके बैक एंड पे था कि नहीं होगा तो देखा जाएगा, कि पहले मुझे एनडीए ही करना है। हाँ, वो एक था उसके अंदर प्रोसेस की ये करना। तो और सर अभी हमने मनोज पांडे सर के बारे में ये जाना कि वो एक अच्छे दोस्त थे, और एक अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मोमेंट पे आपके साथ रहे। अगर आप कहीं डाउन हो रहे हैं, कहीं पीछे हट रहे हैं, तो आपको साथ में आगे लेकर बढ़े, जो आपने कई इंसिडेंट्स बताए। एक अच्छे मेंटोर भी थे, राइट? तो ये सब कुछ हमने जाना आपके थ्रू, बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई वांट टू नो कि एज अ सन कि पेरेंट्स से दूर रहते थे, ठीक है, घर से दूर रहते थे, तो क्या उनकी फीलिंग्स होती थी, क्या उनका रिएक्शन होता था, एंड एज अ सन कैसा देखते हैं आप? एज ए सन में बताया कि ही हैज दिस थिंग इन माइंड कि मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालनी, ओके और उसके लिए सैनिक स्कूल में हूँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए होना है। होना है, मतलब ही वाज प्रीटी श्योर कि Yes, फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए होना है। हाँ, ये he was- एक he ये was कितना pretty sure. एक स्ट्रांग डिटरमिनेशन था। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, और एक रिकमेंडेशन भी था। रिकमेंडेशन मैं कैसे कहूँ, हमारे सारे बैचमेट्स राइट वो गेस करते थे कि किसका पहले सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले मनोज पांडे का होगा, ये गेस था। गेस था क्योंकि सीनियर्स का भी गेस था, अच्छा सीनियर्स भी फील करते थे और किसी का सबसे पहले होगा इस बैच में तो इसका जरूर होगा। अच्छा तो टीचर्स का भी गैस, सीनियर्स का गैस या हमारा गैस, तो वो चीज काफी अच्छा रहा। अच्छा उसका रीजन यही था कि ही हैड ऑल द क्वालिटीज, ही वाज गुड एट हिज स्टडीज, गुड एट स्पोर्ट्स, एंड एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज थी। हाँ, इवन जैसे स्कूल में जो एनसीसी वाले लोग आते थे, एनसीसी ऑफिसर्स आते थे, ही वाज इन आर्मी विंग ऑफ एनसीसी, तो वहाँ भी उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हम लोग 9th 10th में गए थे एनसीसी उसमें कैंप करने,
There he was declared second best cadet of NCC cadet. ऑल इंडिया लेवल पे उसको ये डिक्लेयर किया गया था। और उसमें हमारे जो एनसीसी के जो कोच थे स्कूल में मिस्टर आतिश शुक्ला सर, तो उनका भी बड़ा फेवरेट था कि ये बहुत अच्छा करता है। सो एनडीए को लेकर के जैसे आपने कहा, he was pretty sure कि he will get selected in the first attempt, तो उसको लेकर के कभी डाउट नहीं आया उनके दिमाग में कि होगा या नहीं होगा या कुछ भी, मतलब लाइक was determined कि होगा ही होगा? इस क्वेश्चन में जो तो आप कह रहे हो कि उनको डाउट था कि नहीं था, आई टेल यू कि एक चीज कि जब हम लोग 11th में आए ना, तो 11th में जब आते हैं तो 11th में के सितंबर 12th के सितंबर में ही क्या होता है आपका एग्जाम, एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। तो 12 जुलाई में हम लोग एंटर करते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट 3 मंथ हम एनडीए के लिए देते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मुझे याद है 20 सितंबर को हमारा एग्जाम था 1992 में, एनडीए रिटन 1992 में 20 सितंबर को। उस समय आप क्लास किसमें थे? 12th में। 12th में आ गए थे, और हमारा लखनऊ में ही वो नेशनल कॉलेज कहीं पे था, इसका सेंटर पड़ा था। तो उसकी तैयारी हम लोग खूब अच्छी कर रहे थे। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी कोचिंग वगैरह का किया था, लेकिन हम लोग तो थोड़ा इसी में थे। और मुझे क्या डर था, मुझे थोड़ा अपना मैथ कमजोर लगता, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, मनोज पांडे से ज्यादा भी पढ़ता था मैं। वो हमेशा कहता था तुम इतना पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा सेक्शन जरूर होगा। कि मैं थोड़ा डर के मारे पढ़ता था कि मेरी मैथ कमजोर है, उसको मुझे अच्छा करना है। एंड ही वाज डूइंग वेरी गुड। वो खुद ही आराम से ही कर लेता, जो मुझे 4 घंटे काम करना है तो वो 2 घंटे में कर लेता था। तो उसका तो एश्योर्ड था ही, हम लोग थोड़ा मेहनत करके किए नहीं आओ। बट ये कि हम लोगों ने प्लानिंग भी की थी कि हमारा जो एनडीए रिटर्न में जो हमारे रोल नंबर थे, मुझे याद है मेरा था 51,535 और उसका था 51,547। तो वो मल्टीपल ऑफ 4 था। देखो 35 से 12 जोड़ोगे 47 आएगा। तो हम लोग ये गेस कर चुके थे कि हमारी और उसकी जो शीट आएगी, मान लो ए आएगी। अच्छा, ABCD 4 लेवल की शीट आती थी। हम लोग किया था कि अगर एक ही रूम में पढ़ेंगे, we can have some information to be shared। अच्छा, अगर एक रूम में पढ़े तो 5वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हाँ कर सकते हैं। हाँ, बट थिंग हैपेंड लाइक दैट कि हम लोग एक रूम में नहीं पढ़े। वो दूसरे रूम में गए, हम दूसरे रूम में गए। उसके लिए भी हमारे पास प्लान बी था, एंड वी मेड इट आउट। तो प्लान बी के साथ किया और अच्छा किया। और आप जानते हैं कि एनडीए एंट्रेंस में वी गॉट AIR 50 इसकी रैंक आई थी। और एनडीए में भी जाने में बताऊं कि जब वो हम लोग एनडीए एसएसपी के लिए जा रहे थे, तो मेरा तो पहले ही हो गया था। मैं 23 से 30 जनवरी के बीच में था मेरा एनडीए टेस्ट। इसका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में था। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जब था, तो हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस वगैरह करते रहते थे कैसे क्या करना है। तो जब इसका एसएसपी पड़ा था बनारस में, बनारस का एसएसपी एयरफोर्स का था, मेरा देहरादून था, इसका बनारस में था। तो बनारस के एसएसपी में हम भी सेलेक्ट हो गए थे, रिकमेंड हो गया है। मैं मेडिकली ड्रॉप था, मुझे अपीयर करना था फिर से मेडिकली, मेरे कुछ इश्यूज आए थे। लेकिन मनोज पांडे का एसएसपी हुआ, और एसएसपी के बाद ही इसका मेडिकल भी क्लियर था, थोड़ा क्लियर हो गया था। और ये बात है ईयर 1993। ये बात है ईयर 1993 फरवरी की। फरवरी की वो बात हुई। तो अब इसके बाद ये होता है कि फरवरी, मिड फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक बोर्ड की तैयारी करनी है, तो उसमें बातचीत हुआ करती, हम लोग डिस्कस किया करते थे। वही एनडीए वाली वो एक्टिविटी थी, एसएसपी में तुमने क्या कहा, तुमने क्या लिखा उस क्वेश्चन में, थोड़ा डिस्कस वाला होते थे क्लास में। उसमें एक बड़ी सही चीज निकल के आई थी कि जब एसएसपी के लिए जाना है, उसमें क्वेश्चनएयर आता है कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या बनना चाहते हो। तो हम लोग उसमें लिख देते, साइकोलॉजी टेस्ट होता था कि हमने लिख दिया कि यस आई वांट टू बी ए क्लास 1 आर्मी ऑफिसर। मैं तो ये लिख के आया था। अच्छा, तो जनरली ये बात है जब एसएसबी से पहले की, एसएसबी में ही, एसएसबी जो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, उसमें आपको लिखना होता है, अपना डिटेल देना होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके वीक पॉइंट क्या है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो इन दैट आपको एक क्वेश्चनियर में डिटेल देना होता है। उसमें ये भी था कि व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ। तो देयर he has written in the aim of life is to get Paramveer Chakra। वाह! तो कोई आदमी 1993 में ही फरवरी में सोच लिया। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स कि उन्होंने 1993 में लिखा कि आई हैव टू विन परमवीर चक्र इन द क्वेश्चन है।
Right. ये गूज बम्स हम लोग को भी आए थे जब 93 में हमने सुना उसे, वी आर क्वाइट शॉक्ड। एंड मैं खुद ही उससे पूछा कि तुमने इसे हिम्मत कैसे कर ली कि उस समय वॉर होगा, लड़ाई होगी, तुमको परवी चक्रा मिलेगा, और तुम जानते हो परवी चक्रा किसको मिलता है? जिसकी डेथ होती है उसके बाद परवी चक्र आपने मिलता है। बोला हाँ पूछा, हम्म, उसने बड़ा कैजुअली कहा हाँ ठीक है मिला होगा, मिलेगा, मैं जिंदा पा जाऊंगा। लेकिन मैंने तो लिख दिया, मेरा मन था मैंने लिख दिया, तो वी वर शॉक्ड कि ये क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, और इतना ज्यादा सोच लेना हमने क्वेश्चन किए थे, बट थिंग्स हैपेंड इन हिज Okay, ओन okay. वे। तो कौन से एनडीए हो जाता है, स्कूल से आप लोग पास आउट हो जाते हैं? आई थिंक दैट ईयर वाज 1993 व्हेन यू पास्ड आउट फ्रॉम यूपी साइंस स्कूल। तो अब आपकी एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है। मनोज पांडे सर एनडीए में चले जाते हैं, और आपका सर क्या था? आप एसएसबी क्वालिफाई होते हैं, आपको फाइनली मनोज पांडे सर का एनडीए हो जाता है। व्हाट अबाउट द थिंग्स आफ्टर दैट? उसके बाद कैसी रहती? थिंग्स आफ्टर दैट ये हो गए, वो तो एनडीए चले गए, हम मेडिकल में अपील किया तो फिर भी रह गए। आई एम क्लब ब्राइड, अच्छा क्लब अच्छा ब्राइडनेस की वजह से आई कुड नॉट मेक इट। अच्छा, मेडिकली इनफिट हो गया। तो मैंने फिर वापस आई केम टू माय होम टाउन गोरखपुर, वहाँ पे मैंने 4 साल संघर्ष किए, बीएससी किया, देन एमएससी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड इन बिटवीन ये था कि वी केप्ट ऑन एक्सचेंजिंग द लेटर्स। ओके, उसमें हमने खूब सारे लेटर्स एक्सचेंज किए थे। मनोज पांडे को ये था हम्म, कि यार ये विश किया है ये, क्योंकि अपील केस में लोग फिर से मेडिकल में सेलेक्ट हो भी जाते हैं, तो अगेन एक ट्राइड मेरा एनडी हो जाए, लेकिन उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया थ्रू लेटर्स कि ट्राई करते रहो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ जाना। तो 2 अटेम्प्ट मैंने दिए। अच्छा, तो कौन सर मनोज पांडे सर एनडीए चले गए, आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे, तो बस बट ड्यूरिंग दैट, ठीक है, आप टच में थे थ्रू लेटर्स, लेटर्स, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ करते थे। हाँ लेटर्स का एक्सचेंज था, और उनके जो टर्म मिड टर्म ऑफ होता था, हर 6 महीने बाद उनकी छुट्टी होती थी एनडीए में। मान लो कि जून में गए तो दिसंबर में छुट्टी होगी 20-25 दिन की, हम लोग मिल लेते थे। मैं आ जाता था लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ आ जाता था 2-3 दिन के लिए, ऐसे ही अच्छा टाइम पास करते थे। वी यूज्ड टू इंटरैक्ट। वो थोड़ा फौज के बारे में बताता था, एनडीए ट्रेनिंग के बारे में बताता था, मैं अपनी लाइफ के संघर्ष अपनी लाइफ बताता के था। बातें होती थी, रातों रात बातें होती थी, रात लंबी लंबी बातें होती अच्छा अच्छा, थी। जब लेटर्स एक्सचेंज करते थे तो कुछ लेटर्स हैं आपके पास जो आप एज अ हाँ पार्ट हाँ, ऑफ मेमोरी? नियरली 30-40 लेटर्स। पता नहीं क्यों आजकल तो लोग कोई चीज होता है फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन मैं 1993 से 1999 तक, और आप समझे तो ये जो 4-5 कुछ years लेटर्स है, आप दिखाएं हमें। लेटर्स है, देयर सम ऑफ द लेटर्स आई कैन शो यू लाइक दैट, कि अगर आप देखें। ओके, ये सारे ये लेटर्स हैं। लेटर्स हैं। आप ये वाह। देखो कि ये मेरा बर्थडे का देखो, हैप्पी बर्थडे लाइक दैट, देखो बंदर बना के ये भेजा है। मनोज पांडे सर ने भेजा था आपको? मनोज पांडे जी ने भेजा ग्रेट था। ग्रेट, ये देखो ये खुल जाता है, बंद हो जाता है, वाह। ये लिखा है हैप्पी आपने बर्थडे अभी तक इसको डियर बजरंगी। बिल्कुल ये देखिए ये बड़ा अच्छा है, इसमें हैप्पी होली कुछ ने भेजा था। सी व्हाट इज रिटन, सम ओके, कलर्स आर फास्ट लाइक द कलर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप। राइट राइट राइट। तो एंड ये किस डेट को भेजा था? डेट इज मेंशन देयर? डेट यस 6 मार्च को भेजा है। शो द डेट सर, एक बार डेट देखते हैं। 6 मार्च इधर लिखा है, 6 मार्च एनडीए से भेजा है। ओके, 6 मार्च हाँ। 1990 ये रहा होगा 95। 95। ओके, एनडीए से भेजा था जब एनडीए में था। 95। ओके तो ये ऑल दिस लेटर्स आर हियर। ओके, आपने इसको एक ट्रेजर की तरह रखा हुआ हाँ, है। इधर ट्रेजर की तरह है, they are very बिल्कुल सर, important। और आई थिंक मैं उसमें समझता हूँ कि इसकी वैल्यू मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड, इन सारे लेटर्स। हाँ लेटर्स कुछ एनडीए से हैं, कुछ आईएमए से हैं, कुछ फौज लाइफ से है। ये सर, ऑल दिस लेटर्स आर हियर। सेव टू खो गए, गुड लक बैड लक Wow. जैसे भी था, तो ये और Great. ये देयर हाँ वेल विद मी। तो और भी है, बहुत आप सारे देखो तो ये कुछ लेटर्स हैं। कुछ मैं अपने व्यूअर्स को भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ कुछ देखिए letters। ये दिस इज द लास्ट लेटर फ्रॉम कारगिल, उसने जो लिखा। ओके, अभी हम लास्ट लेटर की बात करेंगे। ये लास्ट लास्ट लेटर की हम लेटर लोग बात का है, करेंगे, जो कि इसकी बहुत ही अपने डायरीज आप में है, डायरीज में उसने क्या interesting। क्या चीजें लिखी थी, तो उसकी फोटो ये उनकी डायरी का ये एक बार दिखाइए। डायरी का ये देखिए डायरी में उसने, इसकी फोटो स्टेट ही है, वो उनके घर पे है कि ये डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माय ब्लड आई प्रॉमिस आई स्वेयर आई विल किल डेथ। ओके, ये उनका कोड था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माय ब्लड आई स्वेयर आई प्रॉमिस आई स्वेयर इन ब्रैकेट स्वेयर आई विल किल किल डेथ। क्या थॉट रहा है क्या मनोज thought? पांडे हाँ। सर? ही वाज वेरी प्लान्ड पर्सन, सब चीजें बड़ा प्लान होके करता था, और इसमें चीजें होती थी।
ये रहा। yes. तो पवन सर, एनडीए की ट्रेनिंग चल रही थी, लेटेस्ट एक्सचेंज होते थे, बात रहती थी, एक अच्छा कनेक्शन तभी भी मेंटेन था, इनफैक्ट अब और ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन्स द बॉन्ड, राइट? तो आप लोग मिलते भी थे, तो मिलते समय कुछ एक दो बातें जब मिल रहे हो और कुछ बात हो रही तो कुछ ऐसा इंसिडेंट? मिलते समय ज्यादा बात ये होती थी कि वो अपनी फौज की लाइफ के बारे में काफी कुछ डिस्कस करता था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी क्योंकि मुझे भी एक टारगेट एम था कि जीवन में फौज में जाना है। एंड उसका बड़ी बड़ा मन था कि ये भी आ जाता साथ में तो और मजा आता। राइट। तो वो नहीं हो पाया। और लेकिन हम लोग इस पे बातों में इतना मैटर होता था, जैसे कभी मिले तो जैसे उसके जैसे बाद 6 महीने का। हाँ फॉर एग्जांपल कभी आप मिले और क्या बात? हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि एक बार कभी वो एनडीए से आया तो उसके पास जो कहानी स्टोरी थी, मेरे पास अपनी जो संघर्ष की कहानी स्टोरी रहती थी, तो वी यूज्ड टू टॉक। और एक बात मुझे याद है कि मैं रात में उसके घर पहुंचा 11:30-12 बजे रात में। मम्मी ने दरवाजा खोला, ये लोग तब अच्छा, डालीगंज तो में आप रहते। उनके घर गए, मनोज पांडे हाँ, साहब के घर? उधर ही जाते, डालीगंज में लोग रहते थे। तो डालीगंज। हाँ, 12 बजे रात में पहुंचे। रात में ही मम्मी ने खाना मेरे लिए पूरी सब्जी तला उसमें 12 बजे रात को। मैं भी इतना कॉन्फिडेंट था कि जा पाता था उसके घर पे। अब तो राइट चीजें राइट। डिफरेंट मतलब पर्सपेक्टिव में। आपकी बॉन्डिंग मनोज पांडे सर से थी, उनके पेरेंट के साथ भी एक अच्छी कहते हैं बॉन्डिंग और रिलेशन थी? यस यस ऑफ कोर्स, मेरे पेरेंट्स के साथ कि उनका भी, मम्मी का आंटी जी का था कि ये बेटा भी एनडीए चला गया होता तो और अच्छी बात थी। स्टिल तो हम लोगों ने खाए पिए बैठे, एक फ्रीनेस तो थी कि हम उनके घर पे गए और उनके घर पे ही बैठ के हम लोगों ने लंबी पूरी रात बात की। पूरी रात? मतलब रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बातें हुई। ओके। बात में उसका अपना एक्सचेंज, अपनी लाइफ का एनडीए। और एक बड़ी चीज आती थी हमारे अंदर, मैं उसको आई वॉज वेरी क्लियर कि ये बंदा जो है ना, जैसे ही फौज में जा रहा है तो ये कभी जैसे ही मौका मिलेगा ना, तो होता ना कि सुसाइडल अटेम्प्ट ले सकता है टू सेव द नेशन। ओके। उसके अंदर ये एक था, आपको जज्बा था। ये Yes, आपको लगता था? हाँ, कि अगर कहीं भी होगा कि फौज में लड़ने वाली बात या दिल फौज के लिए जान देने वाली बात, तो पीछे नहीं रहेगा, आगे जाएगा। तो मैं हमेशा उसको कोशिश करता था डिस्कशन में कि दिस कंट्री इज गुड, इंडिया इज ए गुड कंट्री, यू बी एन ऑफिसर, आप सर्व करो नेशन को, बट डोंट डाई फॉर द कंट्री। आप कहते थे कि डोंट डाई फॉर द कंट्री? ओके। डोंट डाई फॉर द कंट्री, ये मत करना कभी। और अपना ईमानदारी से काम करो, चुपचाप पड़े रहो, उतना बहुत है। लेकिन उसके इंस्टिंक्ट से हमेशा मुझे लगता था कि जब भी मौका मिलेगा ही विल डाई फॉर द कंट्री। इसके लिए हमने कम से कम 50 बार डिस्कशन किए होंगे। ऐसी रातों को 4-4 घंटे कन्विंस करते थे, उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे, बेटा ऐसा मत करना मत करना। बट वो क्या आर्मी कहते का थे? एक क्या लाइफ, कहते थे? क्या कहते थे मनोज पांडे सर इस बारे में? वो कहता था तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसी बातें करते रहते हो, ठीक है तुम्हारी बात का रिगार्ड है, लेकिन देखो मेरा तो ये अपना स्टाइल है, हम ऐसे रहेंगे। स्मार्ट है ना, देखिए वो फिजिकली मेंटली एंड ऑल मुझसे थोड़ा बेटर ही था, मैं तो मानता हूँ। मेरा भी एक ड्यूटी था, तो मैं अपनी बात करता था। बिल्कुल। वी वर कंसिडरेट टू ईच अदर, बट हाँ, हर एक अपना स्टैंड होता है। मैं हमेशा अपनी कोशिश में था, वो अपनी कोशिश में था, अपनी एक स्टैंड थी, चलती रहती थी बात। ओके ओके। ये हुआ। तो पवन सर, अब जैसे व्हील ऑफ टाइम इज मूविंग, ऐसा लग रहा है कि हम एक एक कहते हैं एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक ट्रैवल कर रहे हैं, एक टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। सो एनडीए कंप्लीट हो जाता है, इंडिया कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कि कमीशन ऑफिसर हो जाते हैं, एंड आपका भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो बात किस ईयर में उनका कमीशन होता है? द ईयर was June 1997 he got commissioned into the Indian Army. इंडिया? एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि एनडीए के बाद वो इवेंट टू आईएमए देहरादून। ओके। आईएमए देहरादून में मैं उसको फिर से थोड़ा ब्रेन वॉश की वही कोशिश कि यार तुम क्या करना कि इंजीनियरिंग ले लेना, चाहे सप्लाई को ले लेना, सर्विसेज अच्छा। ले लेना, ऑर्डिनेंस ले लेना, लेकिन इन्फेंट्री मत लेना। इन्फेंट्री मत लेना, ऐसा मैंने उसको बोला होगा, 20 बार बोला होगा। घर से भी जब वो लोगों को आईएमए कहता में थे? आईएमए में। घर के लोगों को बोलता था कि उनको कन्विंस करो कि इन्फेंट्री ना ले लाइक दैट, क्योंकि ही वाज वेरी ब्राइट, तो वो वहां भी अच्छा किया। और पास आउट होते समय फ्रॉम आईएमए इसकी रैंक 22 टॉप, फर्स्ट स्लॉट जो था उसके ऊपर ही था, 25 से 30 रैंक के बीच में ही था। हाँ, तो तो मैं वो कहता कि फर्स्ट टॉप 25 की स्लॉट में था वो। अच्छा। तो टॉप 25 स्लॉट मैंने 25 से 30 वाले के बीच में ही था। अच्छा, तो पवन सर 3 इयर्स एनडीए ट्रेनिंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट
आफ्टर 3 years एनडीए ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो जाती है से मई 1996। अच्छा, 1996 में एनडीए ट्रेनिंग और ये खत्म हो जाती है मनोज हाँ। पांडे सर की, राइट। उसके बाद इन लोग को होता है कि 1 year का आईएमए कोर्स होता है। आईएमए, आर्मी कोर्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। देहरादून, ओके। तो अभी तो एनडीए में क्या, तो तीनों सर्विसेज आर्मी एयरफोर्स नेवी का एक साथ ट्रेनिंग था। हम्म, मतलब आईएमए में एक्सक्लूसिव आर्मी के लिए ही वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग की जाती है। आईएमए में एनडीए में इनका जो कोर्स था 90th कोर्स, 90th कोर्स। 98 कोर्स। आईएमए में दैट कोर्स इज 100th 100वां कोर्स माना गया है। अच्छा, 100 कोर्स। 100th रेगुलर सर्विस कोर्स है वो, उसके नाम से देयर ही ज्वाइंड। और अब उस समय मेरे पास हम लोग मिले थे जब एनडीए वाला खत्म हुआ था, आईएमए जाने वाला था, तो एट दैट टाइम उस ब्रेक में हम लोग मिले थे समर्स में इन लखनऊ। अच्छा, और मुझे याद है कि आईएमए जाने से पहले। आईएमए जाने से पहले मुझे याद है कि हम लोग उसके घर से ना, डालीगंज का घर था, डालीगंज, वहां से एक पार्क उधर है, हाथी पार्क, नींबू पार्क लगता है लखनऊ में, हाँ। हाथी पार्क, नींबू पार्क, राइट। उस पार्क की तरफ हम लोग गए थे एंड वो इवनिंग 4-5 का टाइम था। तो मुझे याद आता है कि वो बता रहा था कि व्हाट कुछ और चीजें मैं बेटर कर सकता था एनडीए में, और बता रहा था कि कैसे वो जो कुछ कुछ एरर्स उससे हो गए थे उसको सॉर्ट आउट करेगा, यहाँ पे अच्छा कर लेगा। अच्छा, ही वाज अगेन वेल प्रिपेयर्ड कि मैं अब आगे जा रहा हूँ, आईएमए में और अच्छा करना है। अच्छा, ये और था एक कि भाई हाँ जो एनडीए में मैंने किया है हाँ वो तो अच्छा किया है, एंड इससे और बेटर करना है हाँ आईएमए good में। हाँ मतलब ही हैड दैट पैशन कि हाँ he वो has to do हाँ the एक best पैशन thing था। all आई the time। एनडीए में भी अच्छा किया था, हम्म, बट लेकिन एक टॉर्च मिलती है तो वो टॉर्च वगैरह शायद उसको नहीं मिला था एकेडमिक एंड ओवरऑल। तो ओके, फिर ताकि चलो आईएमए में इसको अच्छा करना है, तो वहाँ पे एक प्लानिंग के साथ और उसको डिस्कस भी किया था कि हमको करना है। फिर भी मैंने वहाँ पे बार बार उसको वही कहा कि भाई तुम ठीक है आईएमए जा रहे हो, अब तो वहाँ पे सर्विसेज चॉइसेस भी आती हैं। 2 टर्म का कोर्स था कि उसमें कोशिश करना कि आप इन्फेंट्री मत लेना, बाकी जो चॉइसेस होगा तो आपको मिल ही जाएगा, गो लाइक दैट। बट इसका जब आईएमए में वो आता ना चॉइसेस फिलअप करने की बात, और उसमें व्हाट ही डिड ओके। कि जो ऑप्शंस आते हैं कि आपको 3 चॉइसेस चाहिए इस बार में, 3 चॉइसेस कौन कौन सी? कि आप आर्मी में क्या क्या चाहते हो। अच्छा, आपसे पूछा जाता है आपकी चॉइसेस क्या है, आप इन्फेंट्री लेना चाहते हो, आप ऑर्डिनेंस में जाता सिग्नल में जाना चाहते हो, या किसी और किसी जो आपको सूट करती है अच्छा, अच्छी टॉप ब्रांचेस। पेयर इन्फेंट्री होता है। इन्फेंट्री टॉप पे कुछ लोगों का होता, कुछ लोगों का नहीं होता, नहीं मतलब होता। रिस्की तो थोड़ा। अच्छा, इन्फेंट्री के थ्रू लोग वार में जाते हैं, बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, हाँ कुछ ऐसा। इन्फेंट्री थ्रू ये कि जो बंदूक लेके लड़ाई कर रहा है आगे फ्रंट पे, अच्छा, वो इन्फेंट्री है। आर्टिलरी है तो जो गोला फायर करते हैं वो अच्छा, शेल लाइक दैट, इक्विपमेंट जो हाँ यूज इक्विपमेंट होते जो। हैं, हाँ। ऑर्डिनेंस का अपना एक वो है, सिग्नल्स का अपना रोल है, हर एक अलग अलग रोल है। मेन फाइटिंग कोर तो इन्फेंट्री आती है जो जमीन की लड़ाई लड़की जाती लड़ते है। जाते हैं, राइट। तो मैंने कहा कि वो मत करो, और भी चीजें तुम ऑप्शन में ले सकते हो। हम्म, बट उसका उसमें पता नहीं क्या पैशन आया, क्या चीज आई कि कहा कि यार मुझे तो जब 3 सर्विसेज का ऑप्शन फिल करने को आया, हम्म, ही फिल इन ऑल द 3 इन्फेंट्री ओनली। इन्फेंट्री के ही लिया उसने, और उसमें भी गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स। तो उसमें भी उसने एक लेटर मुझे लिखा एंड टोल्ड मी कि तुम भले ही बाबा कहते रहे कि मुझे ये करना है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन अच्छा, मैंने कहते हैं उस जब गोरखा राइफल्स ज्वाइन कर लिया, इन्फेंट्री ज्वाइन कर लिया, देन ही सेंट अ लेटर टू यू, ही रोट अ लेटर। कि अच्छा, कि भाई भले ही तुम कह रहे थे कि इन्फेंट्री ना लो, लेकिन आई लिसन द वॉइस ऑफ माय हार्ट, ओके, और मेरे दिल ने कहा कि भाई मुझे इन्फेंट्री ज्वाइन करनी चाहिए, गोरखा ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसने गोरखा की फर्स्ट चॉइस रखा, उसमें भी 11 GR उसने डाला था। ओके, 11 GR को लेने के उसके पता नहीं क्या प्लानिंग कहो या सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी कहो, कि उसने कहा कि 11 GR का है तो 11 GR का रेजिमेंटल सेंटर जो है लखनऊ ही पड़ता है। मतलब उनके फौज के जो वेलफेयर होगा, जो भी चीजें होंगी 11 GR के उनके डिपेंडेंट्स का, वो लखनऊ से डील होता है। ओके, तो ही हैड दिस थिंग इन माइंड कि अगर ऐसा होगा तो मेरा घर भी लखनऊ में, 11 GR भी लखनऊ में, राइट, माय पेरेंट्स एंड फैमिली विल बी बेटर टेकन केयर ऑफ। ओके। वन ऑफ द ऑप्शन आप सीइंग एज ए सन पर्सपेक्टिव, उसने पेरेंट्स के लिए इतना सोच रखा सोचा, था। मतलब एज अ सन उन्होंने। हाँ, और ही डिड वेल, और इन्फेंट्री में उसको 11 GR मिल भी गया और उसको उसने ज्वाइन किया। लेकिन हाँ, उसने और कोई ऑप्शन सॉफ्ट कोर में जाने का, क्या इन्फेंट्री में है भाई, उसको यही था कि बोलता भी उसे था देश के लिए लड़ना है, हाँ फाइट करनी है, हाँ राइट। कि अगर मैं फौज में जा रहा हूँ तो फौज का बेस्ट ऑफ द थिंग देखूं, क्यों नॉर्मल सी लाइफ लीड करके आऊं। इवन एक वन ऑफ द लेटर्स में उसने मुझे लिखा भी था कि डोंट फॉलो दिस पाथ,
लाइफ, आपका बर्थ होता है, बर्थ के बाद Okay. आप एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन लेने के बाद आप नौकरी करते हो, फिर बच्चे पैदा होते हैं, शादी करते हो, बच्चे पैदा होते हैं और डेथ हो जाती है। तो मुझे एक साइकिल उसने लिख के दिया था कि इस पाथ को मत फॉलो करो, व्हाट इज दिस, Okay. नॉर्मल जिंदगी जी के रह गए। तो उसका एक था मैंने बियॉन्ड लाइन, बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, क्या हम Do कर something सकते। unique or हाँ, offbeat in track हाँ, to उसका follow. ट्रैक क्लियर था, तो मुझे भी पुश करता था कि वैसा चुप करें। दैट वे Great. उसने आईएमए की ट्रेनिंग के बाद बहुत ही हाई लेवल का थॉट था. और उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है तो उसके जो कोर्सेज की तैयारी शुरू के 2-3 महीने तो यहीं पे था, वो है फैजाबाद या लखनऊ में उसके कोर्स जो 11 ईयर का था, वहाँ से उसने इनिशियल कुछ ट्रेनिंग ली। फिर उसका कश्मीर में ही पोस्टिंग आ गई थी 97 में। 97 में पहली पोस्टिंग आईएमए से पास आउट होने के बाद में कश्मीर में थी, फर्स्ट पोस्टिंग. तो पवन मिश्रा सर, ये जर्नी हमने जो अभी तक सुनी, स्कूल से फिर एनडीए से आईएमए, देन पहली पोस्टिंग मनोज पांडे सर की, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हम लोगों ने सुने. नाउ द पॉइंट कम्स कि मैरिज को लेकर के या फिर लाइफ में कोई पार्टनर आए, उसको लेकर उनका क्या एटीट्यूड था, या उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट आपको याद हो? मैरिज एंड लाइफ पार्टनर अब ये होता है कि जो ये लोग फौजी लोग होते हैं, इनकी जब सर्विस में आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स फैमिलीज अप्रोच टू देम कि उनका बेटा है, लायक बच्चा है, शादी हो। एंड ही वाज दिस थिंग इन माइंड कि हाँ उसकी भी शादी होगी, करना होगा, लेकिन उसका ये था कि पहले मेरा घर बन जाए। तो उस समय पे इन लोग का डालीगंज में था, लेकिन ये लोग प्लान कर रहे थे कि देखिए गोमती नगर में इनका घर बन जाए। तो ही वाज मोर फोकस्ड इनटू दैट कि घर बन जाए। बीच में बातचीत हो रही थी, चर्चे हो रहे थे, उसमें भी डिस्कशन चल रहा था। एंड इवन शादी के लिए तो उसने जब जा गया है वो इन द मंथ ऑफ से 97 में, तो उसने ज्वाइन किया आर्मी इन द मंथ ऑफ 1999। ओके. 1999 मार्च ओके. मार्च में वो जब आया था लास्ट टाइम, जब वो फरवरी मार्च यहीं पे था लखनऊ में। आई वाज इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके. तो हम लोग तो मिलते आप रहते लखनऊ थे। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन आपका हाँ, कंप्लीट हो गया यस था, यस, आई पीजी वाज कर डूइंग रहे माय थे? मास्टर्स मास्टर्स. मास्टर इन फिजिक्स कर रहा था। तो मास्टर फिजिक्स में मेरे पास आया भी था, हम लोग क्लासेस में भी साथ में 1-2 जगह गए थे, घूमे थे। उसको आइडिया था। ही हैज गिवन मी 2 ऑफ हिज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कि या तुमको अगर कोई लगता है कि कोई ऐसी अच्छी लड़की कोई मिले, यू कैन गिव देम दिस फोटोग्राफ एज ए रेफरेंस कि हाँ। Okay. तो ही वाज इन प्लानिंग मोड कि हाँ शादी होगी, ये सब अच्छा, उसमें करना है। प्लानिंग मोड में थे. हाँ, न सच कोई ऐसा किसी से पर्सनल कोई इंटरेक्शन ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ दैट थिंग वाज इन माइंड, वो एक अलग चीज। वो अलग चीज. ओके. ओके. पवन सर, उनकी पहली पोस्टिंग होती है, ठीक है, कश्मीर में, और उस दौरान भी आप लोगों में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स होते रहे, बातें होती रही. एंड कुछ उस समय की कुछ बातें आप शेयर करें कि जब वो पोस्टिंग पे थे उस समय क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन को हैंडल करते थे अपने बटालियन में रह करके और अपनी पोस्टिंग पे रह करके, तो उससे रिलेटेड जो उन्होंने लेटेस्ट में शेयर किया हो आपके साथ. कश्मीर में जब वो था ना, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त 97 ओनली, मैं बताऊं कि उस समय ही 97 में आप देखेंगे तो टेररिज्म काफी पीक पे था, ठीक ठाक था। Okay. काफी इट डिस्टर्बेंस वाज था। फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान. यस यस। तो टेररिज्म पीक पे था, तो ये लोग के काफी ऑपरेशंस पे जाते भी थे। उसने अपने डायरी में भी लिखा है। उसी समय लेफ्टिनेंट पुनीत दत्त थे फ्रॉम 11 GR। अच्छा, वो कैजुअलिटी भी हुई। हाँ, ही गॉट मार्टरडम और उनको अशोक चक्र मिला, लेफ्टिनेंट पुनीत दत्ता। तो पुनीत दत्ता इसी के 11 GR में ही थे, तो वो अफसर थे, और जिस दिन ये ज्वाइन करता है उसको 2-3 दिन के अंदर ही कैजुअलिटी होती है। उस पे मनोज पांडे से हमने भी बात किया था, रिस्पॉन्स लिया था कि भाई क्या हुआ, ऑल वेल सेट। तो डायरेक्ट तो बातचीत नहीं हो पाती, लेटर्स के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आई। एंड आफ्टर दैट एपिसोड कि लेफ्टिनेंट पुनीत दत्त को जो कैजुअलिटी हुई, उसके बाद हम लोग मिले भी थे। अच्छा, तो आप और मनोज पांडे सर मिले भी थे। अच्छा, ओके. तो मैं कहा कि यार देखो यार, वो तो बंदा चला गया, इतना अच्छा ऑफिसर था, तुम ऐसी गलती मत करना। ओके. ये मैं उसको बताया था। दिसंबर में हम लोग मिले थे, बिल्कुल। और दिसंबर 1990 97 97. यस, ओके. 97 दिसंबर में हम लोग मिले थे। उसी घर पे डालीगंज में हैप्पी बर्थडे, सॉरी हैप्पी न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट किया था। अच्छी से मुझे याद है। तो उस समय हमने फिर से डिस्कशन किया कि ओके. तो कहा हाँ यार, वो ज्यादा जोश टाइप था बंदा, तो किया, लेकिन मैं तो आई एम इन सेंसेस, आई टेक केयर ऑल द थिंग। ऐसी बातचीत होती थी। बट
और भी ऑपरेशन हुए। उसके बाद उसने वायु कोर्स किया, यंग ऑफिसर कोर्स मोहो वाला किया। अच्छा साथ में फिर उसने इनके इंस्ट्रक्टर कोर्स होते हैं, कमांडो कोर्स अच्छा, होता है कमांडो वो कोर्स किया। होते हैं, जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हाँ, आर्मी में, वायु वो सारे कोर्स कोर्स किया, हैं। कमांडो कोर्स किया बेलगाम का, वायु कोर्स किया मोहो का। फिर इसकी उसी समय पे ये पोस्टिंग आती है 98 में एट सियाचिन। सियाचिन पोस्टिंग है, 98 में सियाचिन में सियाचिन की पोस्टिंग पोस्टिंग होती है। तो जब सियाचिन में पोस्टिंग थी तो उस समय किस बहुत सारे हार्डशिप से गुजर रहे होंगे, जब फाइटिंग विद एनिमी से जब फाइट कर रहे हैं तो बहुत सारे नहीं। हार्डशिप्स सियाचिन में तो ये होता है कि सियाचिन में एनिमी फाइटिंग का क्या, लेकिन वो सबसे बड़ा एनिमी तो वहाँ पे आपका मौसम ही होता है, ओके इन्वायरमेंट होता है, तो किस उसमें सरवाइव करना। तो वहां भी जाके मनोज पांडे ने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स निकाली थी। ओके और वहां पे भी सियाचिन एक जो ग्लेशियर, उसमें भी कुछ एरिया टफेस्ट ऑफ द पोस्ट होती मानी जाती है। तो इसने वहां भी एक पहलवान पोस्ट करके था, तो उसको ऑप्ट किया था कि हाँ मेरा यहीं पे होना चाहिए। और जहाँ पे लोग की 2-2 घंटे भी एक्स्ट्रा रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, स्टूड देयर 15 डेज एक्स्ट्रा लाइक दैट, उस चैलेंज को लिया। ओके और उसके बाद सियाचिन पोस्टिंग के बाद जब ये घर आया था, तो मुझे याद है कि मैं इसके घर पे जाके रुका था, लखनऊ में गोमती नगर में था, वो लोग शिफ्ट कर गए थे। उस समय भी रातों में अच्छी बातें हुई। तो ही यूज्ड टू टेल अच्छा, कि सियाचिन में जो पोस्टिंग थी उसके बाद वो घर आए एंड देन हाँ यू पीपल मेट। हाँ, सियाचिन पोस्टिंग बाद ये फरवरी मार्च में घर पे था, इन द मंथ ऑफ 99। ओके 99 हाँ, फरवरी मार्च में ही वाज सेट वो। और उसमें यार तो पेरेंट्स भी काफी परेशान थे, क्योंकि सियाचिन में इनके ना कम्युनिकेट नहीं पा रहे थे। आई अच्छा। आल्सो ट्राइड फ्रॉम माय लेवल, पेरेंट्स भी ट्राई अच्छा, आई करते थिंक सियाचिन की हाइट भी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है। हाँ और तो वहां सरवाइव करना हाँ, वो तो एंड पूरा वहां पे बर्फ। रह करके हाँ फाइट हाँ करना हाँ, अगेंस्ट द एनिमीज, तो वो बड़ा काफी बहुत टफ टफ था। रहता है। और उसने वहाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स भी निकाली थी हम्म, जिससे कि इनका ना लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह थोड़ा अच्छा हो जाए, मूवमेंट अच्छा हो जाए, जवानों की कम परेशानी हो। तो मैंने उससे बोला था कि यार तुम फौज में जाते हो तो पूरे फौज को जाते हो, पेरेंट्स का ध्यान दिया करो, ये लोग टेंशन में जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो ये सब। तो कहा यार जानते हो ये ठीक है कि आप तुम कह रहे हो कि अपने पेरेंट्स का ध्यान दें, लेकिन फौज का जो जवान होता है वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज मैं जब जा रहा हूँ तो मैं मेरा जो बॉडी होगा, जब मेरा जवान होगा, मुझे उसको पता होता है कि सर की आज की चड्डी किस कलर की है पहने है, अंडरवियर भी। तो इतना हम लोग एज ए फैमिली मेंबर एज अ होते फैमिली हैं। रहते हैं, एज अ फैमिली। तो वहाँ पे ये भी एक फैमिली है, लेकिन वो भी एक फैमिली है, तो वी हैव टू टेक केयर। तो ये तुम्हारी मतलब बात इतना है ज्यादा कि केयर करते थे अपने हाँ हाँ सारे सोल्जर्स की। हाँ, तो उसके लिए ऑलवेज इट लुक लाइक द कि फौज भी उसके लिए फैमिली ही है, तो ही विल टेक केयर फॉर देम। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बताता था कि वहाँ पे फौज में से कहा कि यार सिर्फ प्याज होता है, प्याज हम लोग खा लेते हैं, यहाँ पे वहाँ पे सियाचिन में जाओगे ना, प्याज भी जम जाती है अंदर से। ओके, इतना ज्यादा कोल्ड होता है, इतना ज्यादा काट के नहीं खा सकते, सब चीजों को हार्ड इग्लू में रहते थे वो लोग। ओके, He has written some letters from Kargil अच्छा। also. Later onwards I came to know कि जब कारगिल में था तो इसने इतना अच्छा काम किया था वहाँ पे। हाँ, पवन सर, हमने देखा कि किस तरह से सियाचिन में इतने हार्डशिप्स के बावजूद भी उन्होंने फाइट किया एंड ही ऑलवेज टुक द थिंग्स हेड ऑन, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग एनी एक्सक्यूजेस। सो ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। सो सियाचिन के बाद 99 का आता है कारगिल का। तो सियाचिन के बाद कारगिल, उसके बारे में कुछ बात बताओ। सियाचिन के बाद जब कारगिल वॉर की कहानी आती है, तो एग्जैक्टली कारगिल वॉर का तो ऐसी कोई बात हम लोग को मई में आप देखिए तो पता ही नहीं चलता है। अभी तो लगता है कि हाँ कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं, कुछ चीजें हो रही है, उसको सॉर्ट आउट कर रही है इंडियन आर्मी। ओके, वॉर डिक्लेरेशन तो जून, मिड जून है लाइक दैट, उसमें आता है कि हाँ ये वॉर है। अच्छा, जून 99 में कारगिल वॉर डिक्लेरेशन हाँ होता है ऐसा कुछ होता war है, हम कॉमन मैन पता चलता है कि ये वॉर जैसी बात चल रही है। अदरवाइज उसके पहले कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही थी। हाँ, इससे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन उस दौरान कॉन्वर्सेशन हो रहा था, कन्वर्सेशन था, communication हो कन्वर्सेशन रहा था। हाँ, थ्रू लेटर्स। आई रोट 2 लेटर्स, दोनों का जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार कुछ होगा, बिजी है शायद उधर फौज अच्छा, का। आपने किस मंथ में लिखा था ये लेटर? मई या जून, अच्छा, मई या जून में आपने मई और जून दोनों में लिखा। दो, एक मई में लिखा था, एक हाँ, जून में लिखा था, हाँ। एंड दैट ईयर वाज 1999 और इस समय मनोज पांडे से पोस्टेड थे कारगिल। कारगिल अब उनकी यूनिट को जो है ये काम दिया जा चुका था, ये लोग इंगेज हो चुके थे इन द कारगिल वॉर प्रॉपर्ली। और ये बटालिक सेक्टर एक्चुअली में जो कारगिल वॉर इट वाज डन इन 3 सेक्टर्स। ईस्टर्न मोस्ट में था वो बटालिक, और बीच में था आपका वो टाइगर हिल। तो टाइगर हिल
और बटालिक और द्रास, 3 सेक्टर होते हैं। द्रास सबसे वेस्ट में मान लो, बीच में ओके। टाइगर हिल, और इधर आ गया का बटालिक। ओके। बटालिक सेक्टर का पूरा सेक्शन जो था ईस्टर्न मोस्ट का, हम्म। वो 1 GR को दिया गया था, 1 GR और ये लोग 1/11 GR जो था उसको दिया था। ये यहाँ पे पहले जो जो यूनिट थी आर्मी की, वो लोग सक्सेसफुली उसको नहीं कर पाए थे, तो उस और काम को फिर वन अलोकेट किया। ऑब्लिक 11 1/11 GR। GR को लीड कर रहे थे मनोज पांडे सर। ओके। हाँ, ही वाज वन ऑफ द ऑफिसर्स, और भी उसमें अफसर रहे होंगे, और भी इनके रहे। कमांडिंग अफसर उस समय पे जो जस्ट कमांड कर रहे थे, माने कि एडॉक बेसिस पे, ही वाज कर्नल ललित राय, ब्रिगेडियर ललित, सॉरी नॉट ललित राय। उस समय पे हमारे अमूल अस्थाना सर थे। अमूल अस्थाना सर जो थे, वो ऑन एडॉक बेसिस ही वाज कमांडिंग दैट थिंग। ओके। मई एंड जून कुछ समय तक किया था। तो इसके अच्छे रिलेशन थे उनके अमूल अस्थाना सर के साथ, तो दे वर डूइंग द थिंग्स। और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैटल्स जो अमूल अस्थाना सर से मेरी बात भी हुई थी, यानी टोल्ड मी इन डिटेल कि कैसे कारगिल वार हुआ, बिफोर राइटिंग दिस बुक हीरो ऑफ बटालिक। ओके। मैंने अभी हम बुक की बात करेंगे सर कि ये कैसे आया। हाँ। तो अस्थाना सर से मैं मिला था, उनसे थोड़ा जानना भी चाहता कि कैसे क्या वार हुआ था। ही टोल्ड मी इन डिटेल कि यार मनोज ने कम से कम 10-11 बैटल्स, छोटी छोटी बैटल्स जीती हमारे लिए। 10-11, 1-2 नहीं, ऐसे सोचिए 10-11 बैटल्स उसने जीती हैं वहां पे, तब जाके ये पूरा बटालिक सेक्टर क्लियर होता है। तो उसमें उसने अपने टाइम, एनर्जी, माइंड को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, एंड इसीलिए उस कारगिल वार की वजह से ही कुड नॉट राइट मी द लेटर, और लास्ट में वो लेटर उसका आता है 30th जून को आई रिसीव हिज लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर कब आता है सर? 30th जून। 30th जून को दिस लेटर, शायद देख भी सकते हैं। ये आपका लास्ट लेटर जो था मनोज पांडे का, इट इज रिसीव्ड 30th जून 30th जून। इसमें मैं 1999। हाँ, और इसमें कुछ ऐसी लाइन आप पढ़ के बोलना चाहेंगे? हाँ, इसका तो हर लाइन ही बहुत हाँ, सटीक सा है। सीरियसली, बिल्कुल। और ये लेटर इट वाज रिटन ऑन 19th जून 99, और इसमें ये लिखता है, देखिए, डियर पवन, डू रीड दिस लेटर टू as many as possible. I received both your letters but could not reply the first one. ओके। Both of them reached me in midst of hot battle. It's really difficult to fight the enemy at this altitude. He's well inside bunkers and defenses, and we are in open. He has planned his move very well and has occupied most of the heights. ओके। Initially, things were really bad for us, and we suffered most of the casualties. But now situation is under control and more planned and deliberate attacks are going on. लास्ट लेटर में उन्होंने पूरी की पूरी उस सिचुएशन एक्सप्रेस करी कि जो उस सिचुएशन में वार के समय और किस तरह से वो फाइट कर रहे थे और किस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे। रियली हाईली इंस्पायरिंग और हाईली सो पवन सर, वॉर डिक्लेयर हो जाता है जून 1999 में। लास्ट लेटर आपको रिसीव होता है ऑन 30th जून, एंड उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मनोस्थिति में क्या चल रहा था मनोज सर को लेकर के और वार को लेकर के? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वॉर तो चल रहा है, ठीक है, और मनोज एक आर्मी अफसर है, तो ही इज नॉट ए जवान टाइप, तो मतलब कि अगर वो अपना सही दिमाग, सेंसेस, विजडम यूज करेगा तो ही कैन ऑलवेज सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी, फ्रॉम एनी सिचुएशन, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है ना, तो है। तो मुझे लगा कि अगर वो चाहेगा तो अपने आप को बचा सकता है हमेशा, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। तो इस माइंडसेट का मैं पॉजिटिव रहता था कि हाँ, फाइट कर रहा है। कभी कभी हल्का सा डर लगता था कि हाँ, कुछ हो भी सकता है, बट आई वाज आल्सो एश्योर्ड कि उसकी मौत इतनी सस्ती नहीं होगी। मरेगा तो कुछ, मतलब मौत सस्ती नहीं होगी, ये बड़ा था कि इतना आसान नहीं है कि मनोज की नॉर्मल डेथ हो। और मैं कहा, मुझे लगता है कि हाँ, अगर होगा भी ऐसी कोई कैजुअलिटी होगा तो एटलीस्ट मैं सोचता कि वीर चक्र तो मिलना चाहिए। अच्छा, वीर चक्र। हाँ, एक चीज थोड़ा सा था कि लोग ही विल मतलब गेट ये पूरा दैट नेम। आपको विश्वास था कि मनोज सर विल डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, बट टू गेट ए परमवीर चक्र वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है, और होगा तो उसने अच्छा काम तो किया। पवन सर, वॉर डिक्लेयर हो गई, ही इज इन द वॉर फाइटिंग द एनिमीज। जब ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि मनोज सर ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया एज अ मार्टर, एज अ शहीद,
और ये कब पता चलता है और आपको क्या उस समय आपको पता चलता है कि वॉर में सर शहीद हो गए? और ये मनोज पांडे सर, हम लोग को पता चलता है 4th of July संडे था। संडे का हम लोग का कोई एग्जाम था, कोई लेवल का एग्जाम मैं दे के आया था, मुझे याद है। एग्जाम दे के आया तो शाम में ही 4-5 बजे के आसपास तो जो छोटा भाई उसके थ्रू ही मैसेज आया था कि मनोज भैया शहीद हो गए। अच्छा, तो आपके छोटे भाई ने आपको इन्फॉर्म किया? मनोज पांडे के छोटे भाई ने इन्फॉर्म किया, तो उसमें अपनी अच्छा। फोन एंड ऑल दैट थोड़े कम ही थे, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी। तो कैसे इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने? थ्रू? हाँ, कोई उनके थ्रू एक आया था जो बता के गया, किसी को उसने किसी को बताया कि जाके हॉस्टल में बता देना, तो मैं उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था। तो मैं किसी के थ्रू, और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि वही जो बताया कि ना कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो वो एक था कि हाँ चलो, और उस समय तो मैं फिर इनके घर गया, बहुत रोया गया और क्या। अच्छा, ध्यान लगा कि हाँ, एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ कि एक ऐसा बिल्कुल, दोस्त बिल्कुल। जिसके साथ इतना सब लग के रहना करना, करना। वो वैक्यूम हैपेंड कि Okay. 12 साल की जो दोस्ती थी, 24 घंटे वाली, रोज वाली, और उस एज में कि जब आप 12 साल से 24 साल की उम्र तक आते हो, तो वो टेन्योर को देख समथिंग एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ। वैक्यूम तो क्रिएट हुआ। लेकिन पवन सर, अभी जितना हम लोगों ने सुना उससे एक इंस्पिरेशन तो सभी को मिला कि मनोज पांडे सर के थ्रू कि अगर कोई चीज उन्होंने ठान लिया कि यस करना है तो डेफिनेटली करना है, व्हाट मे कम। एंड साथ में उन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया एज अ वेरी गुड फ्रेंड कि हाँ, एक अच्छे दोस्त के मायने क्या होते हैं, किस तरह से एक अपने अच्छे दोस्त को अपने साथ में लेकर चलना होता है, अब केयर करनी होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट करना होता है। वो हमें देखने को मिला। एंड और हमें लगता है कि सर, he may not be today but his memories are always with you, और जो कभी भी आपको अकेला नहीं फील होने देती है, थ्रू लेटर्स हो, कुछ उन्होंने जो आपके साथ बातें शेयर करी, एंड ये सारी चीजें आई फील प्राउड टू से दैट आई बिलोंग टू दैट कंट्री वेयर मनोज पांडे सर वाज बोर्न। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राइड थिंग फॉर मी। तो उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, आपको पता चला, एंड आफ्टर दैट बहुत सारी उनकी मेमोरीज होंगी जो आपके साथ रही, जो आपने मुझसे शेयर भी करी। तो क्या किया उस मेमोरीज को आपने कैसे संजोया? हाँ, उसकी मेमोरीज थी, और आफ्टर हिज लॉस कि ही इज नो मोर विद मी, तो मुझे भी इतना बड़ा शॉक लगा था, बिल्कुल। इतना बड़ा झटका कि आई शेव्ड माय हेड आल्सो इन हिज ऑनर। इन हिज ऑनर, ग्रेट। और मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये मैं किसी को ऐसा नहीं कहा था कि, और किसी को बताया, कोई पूछता भी था तो मैं ये बोला कि भाई बारिश का मौसम है, थोड़ा सा ही, कोई ऐसा वो नहीं था। तो ये चीज़ थी, एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ था, और उसकी इतने ज़्यादा थॉट्स हैं। मुझे जानते क्या आता था कि हर एक आदमी की, इंसान की हर एक का कीमत, एक वोट की एक ही कीमत है। ऐसे बड़ा या छोटा आदमी जान गई तो एक ही आदमी की जान गई, लाइक दैट। मैं कहा यार, इसने इतना बड़ा काम किया, तो इसकी जान के बदले एक सड़क पे कोई भिखारी है जो मरने वाला, उसकी जान चली गई होती, वो बच गया होता, देश के लिए कितना काम आया होता। बिल्कुल। ये थॉट मेरे अंदर बहुत दिन तक रहा था ओके। कि जो जिसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, उसकी जान जाती, ये बच गया होता तो कितना अच्छा। ही वॉज जनरल मटेरियल फॉर द नेशन। बिल्कुल। जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो अफसर्स मिलते हैं, बताते हैं कि यस वुड हैव बीन द जनरल ऑफ द आर्मी, हाईली टैलेंटेड पर्सन। तो वो मेमोरीज तो लगा कि फिर इसको कहीं ना कहीं एक फॉर्म दिया जाए। तो जहां भी लगा तो आई यूज टू मेक टॉक्स विद द स्कूल एंड गैदरिंग्स की, बताता था, कहानियां बताने मुझे बड़ा मजा आता था, लोग अप्रोच भी करते थे। तो टू द स्कूल, टू द पीपल, टू द मीडिया पर्सन, आई यूज टू टेल एंड राइट सो मेनी थिंग्स अबाउट। तो बार बार लिखने से एक मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट आ रहा था कि लोग कहते थे कि यार बड़ा अच्छा लिखते हो आप, थोड़ा और लिखो और लिखो। 4 बार 10 बार पेज लिखा, तो फिर लगा कि व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट इट। यस। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में गया। इवन थैंक्स टू हिज मदर का भी बहुत मन था कि यार ये कहानी छोटी मोटी लिखी जाती है, तो पवन तुम उसके बारे में जानते हो, व्हाई नॉट गो इन डिटेल, और मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, वी कैन राइट ए थिंग। इस जर्नी में फिर मनोज की मम्मी ने ज्यादा इंस्पायर किया, मेरा भी एक मन था, फिर दैट थिंग आई स्टार्टेड इन ईयर 2005-06। अच्छा, 2005-06 में आपने 5-6 साल से लिखना शुरू किया। एंड फाइनली यू केम विद द बुक आफ्टर 10 ईयर, 2015 में वापस आया। अच्छा, कैन यू शो द बुक? Yes, this book is with me. This is Hero of Batali. the hero of Batali.
मनोज पांडे मनोज पांडे जी के नाम से मैंने बुक इट लिखी। फील्स वेरी प्राउड ना सर, जब आप होल्ड करते हैं तो बड़ा Yes, गर्व फील होता है। I feel good for him कि मेरे मित्र की कहानी है, बड़ी अच्छी मतलब कहानी कितना है। कैसा कैसा लगता होगा कि मनोज पांडे सर मेरे फ्रेंड जिनके साथ खेले, खाए, सारी बातें शेयर करी, हाँ, और परमवीर चक्र विजेता, हम्म। और उनकी बुक आपके हाथ। ये बुक है, उसको लिखा है, दिल से लिखा है, दिल से, इमोशन के साथ definitely। लिखा है और ईमानदारी से लिखा है कि हाँ जो चीजें हुई वही लिखा है। और मुझे लगता है कि सर ये बुक और मनोज पांडे सर की कहानी भारत के, और मुझे लगता है भारत के नहीं, वर्ल्ड के भी उन लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी जो देश के लिए कुछ करना चाहते हाँ, हैं। ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है और ये बुक द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस माने यूएस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, राइट, वहाँ भी प्लेस्ड है। ओके, तो ये Great। चीज है इसके साथ। अच्छा लगा है कि एक गुड जर्नी हैपेंड विद हिम एंड नाइस नाइस। तो मनोज पांडे सर की कहानी और ये किताब कहीं ना कहीं भारत के लोगों को इंस्पायर करेगी, एक जुनून पैदा करेगी इस देश के लिए, और किस तरह से अपने देश का सर हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करी, उनके लिए फाइट किया, व्हाट मे कम, वॉट एवर बी द सिचुएशन। सो काफी अच्छा लगा सर, काफी इंस्पिरेशन मिली, एंड आई रियली फील प्राउड टू हैव यू ऑन माय फर्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।